जय श्री राम टू ऑल। आप सभी का हमारे बीसीपी डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सिंपल भाव और प्लैनेट्स की बात की थी कि कौन सा भाव क्या चीज इंडिकेट करता है और कौन सा प्लैनेट किन किन चीजों का कारक है या क्या क्या चीजें इंडिकेट करता है। डे 2 में हमने बात किया था हमारे बीसीपी के नियमों के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में हमने बात की थी और हमने 2 एग्जाम्पल चार्ट भी लगा करके देखे थे। ठीक। तो आज के सेशन में हम पहले तो डे 2 का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके चलने वाले हैं। ठीक। हम डे 2 के प्रिंसिपल्स पे ही एक चार्ट आज और लगा के देखेंगे और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उस जर्नी को। चलिए। तो डे 2 में हम लोगों ने समझा था कि जब भी कोई भी व्यक्ति का एज, मतलब किसी भी एज में वो व्यक्ति है, उस एज में उसका कोई ना कोई भाव एक्टिव जरूर होगा। वो और वो उसका प्रिंसिपल क्या था? उसका प्रिंसिपल ये था कि जब भी व्यक्ति का जन्म होता है उसका लग्न एक्टिव हो जाता है। ठीक है। डे 1 से, यानी कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ वहां से 365 डेज, यानी कि एक साल का जो टाइम पीरियड है उसमें व्यक्ति का लग्न एक्टिव रहेगा। ठीक। जैसे ही उस बच्चे का एक साल का एज पूरा हुआ, अब वो दूसरे साल में एंटर हुआ है, उसका सेकंड हाउस एक्टिवेशन में आ गया। सो ऑन, बढ़ते बढ़ते हर साल रनिंग एज जो भी चल रही होगी उसकी वो भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट एक क्लास में लिखवाया भी था, मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था क्लास के अंदर कि पहला साल में, यानी कि जब बच्चे का 0 से लेकर 365 डेज का टाइम है, उसमें रनिंग एज 13 में, 25 में, 37 में, 49 में बच्चे का लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन में रहता है। ठीक। इसके बाद हम और आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए जब भी बच्चे का रनिंग एज 2 चल रहा है, 14 चल रहा है, 26 चल रहा है, उस ड्यूरेशन के अंदर 38 चल रहा है, उस ड्यूरेशन में बच्चे का सेकंड हाउस एक्टिवेशन में रहता है। इसी के साथ जब बच्चे का तीसरा रनिंग एज 3, 15, 27, 39 चल रही होती है, उस बच्चे का थर्ड हाउस एक्टिवेशन में रहता है। ये साइकिल रनिंग एज के अकॉर्डिंग हाउस एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर एक डाउट आता है, बोले सर हमने ना बार बार हमें कंफ्यूजन हो रही है, हम कैसे करें, हम रनिंग एज कैसे निकालें? इसका एक बड़ा सिंपल सा नियम है, वो नियम मैं आपको समझाता हूँ। उससे क्या है, थोड़ा आपको फास्ट इंडिकेशन होगा कि कौन सा हाउस एक्टिवेशन में। आप काउंटिंग करके तो देख ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फास्ट तरीके से भी निकाल सकते हो। वो हम तरीका आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप लोगों को वर्ड पेज दिख रहा है? ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरा जो जन्म जो डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है वो 1973 है, मान लीजिए। ठीक है। और आपके पास वो एनालिसिस के लिए 2024 में आया है। ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल सा नियम है कि 2024 में से आप 1973 को कर दीजिए माइनस, तो आपको एक इंडिकेटिव नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? अगर मैं 2024 में से 1973 को माइनस करता हूं तो मुझे 51 क्या मिलेगा? 51 51 आता है क्या? 61 आता है। 51 51 5 1। 51 आता है, ठीक है। मैंने लिख दिया 51। ठीक है। 51। अभी उसका रनिंग एज चल रहा है, अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे। ठीक है। एक, चलिए यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट में आपके लिए ओपन कर देता हूँ। ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक कुंडली।
चलिए, मैं एक ब्लैंक कुंडली में पहुंच गया, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब जरा बात करते हैं। ठीक है, आपने ब्लैंक चार्ट बना लिया, ब्लैंक चार्ट बना तो लिया आपने, हमने अभी रनिंग एज 51 निकाली थी। जरा गिनना शुरू करते हैं। अगर 51 का मतलब क्या हुआ, 51 का मतलब हुआ इस 51 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूं तो आई विल गेट 3। इस व्यक्ति का अभी थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है। ये कैसे निकला, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने करंट ईयर में से उसका जो ईयर ऑफ बर्थ था वो मैंने माइनस कर दिया। मुझे उसका ना एक रनिंग एज पता लग गया कि इसका रनिंग एज ना 51 चल रहा है। अब जो हमारा साइकिल है, ये जो हमारा बीसीपी का साइकिल है, वो साइकिल 12 12 12 के रेंज में चलता है। 12 साल, फिर 12 साल, फिर 12 साल, यानी हर 12 साल के बाद वही हाउस एक्टिवेशन में आएगा। 12 चौक 48, यानी कि 48 साल के बाद 49 50 51। फिर से देखिए, 48 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 12th हाउस में कंप्लीट हो गया। 48 के बाद 49 50 और 51, यानी कि 51 की रनिंग एज में इस व्यक्ति का थर्ड हाउस एक्टिवेशन में आएगा। क्लियर सभी को? इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, ताकि हम बाद में चलेंगे तो फास्ट चलेंगे। आई होप आप सभी को एक चीज क्लियर हो गई होगी कैसे अपने हाउस एक्टिवेशन लेनी है। ठीक। जब हमने हाउस एक्टिवेशन में ले लिया, हाउस एक्टिवेशन में लेने के बाद हमने कुछ नियमों की चर्चा की थी, कुछ रूल्स की चर्चा की थी कि जब भी हमने पहले, सबसे पहले क्या चेक करना है, हाउस एक्टिवेशन कौन सा है, कौन से हाउस की एक्टिवेशन चल रही है। ठीक है, हाउस एक्टिवेशन के आपने देख लिया, एज पर एज, एज पर करंट एज आपको पता लग जाएगी। उसके बाद जो भी हाउस एक्टिवेशन में आएगा उसका एक हाउस लॉर्ड होगा, उसका एक गृह स्वामी होगा, भाव स्वामी होगा। वो भाव स्वामी किस हाउस में जाके बैठा है, जिस हाउस में वो बैठा होगा वो हाउस भी एक्टिवेशन में आ जाएगा। ठीक है, पहला नियम था, हमने रनिंग एज के अकॉर्डिंग भाव देख लिया कौन सा एक्टिवेशन में है। दूसरा नियम, उस भाव का स्वामी किस भाव में जाकर बैठा है वो भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा, वो जो हाउस लॉर्ड है, जो हमारा हाउस लॉर्ड फर्स्ट रूल से निकला, वो हाउस लॉर्ड किस दूसरे प्लेनेट के साथ संबंध बना के बैठा है, वो प्लेनेट भी एक्टिवेशन में आ जाएगा। और साथ ही साथ उस प्लेनेट की जो राशि है, उसके जो हाउसेज हैं, वो भी एक्टिवेशन में आ जाएंगे। ठीक, ये हमने कल लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज, तीन नियम समझे थे। पहला नियम हाउस एक्टिवेशन, दूसरा नियम हाउस लॉर्ड एक्टिवेशन, तीसरी चीज जो हाउस लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठा है उसकी एक्टिवेशन। ठीक है, यहाँ पर और भी कई सारे नियम आकर के लगते हैं। वो नियम क्या लगते हैं, जो भी भाव हमारा एक्टिवेशन में है उस भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, वो भी अपना इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको हम, रोल अदा करते हैं। क्या नियम हो गया, ये नियम हो गया कि जिस भाव की एक्टिवेशन की हम बात कर रहे हैं, जो नियम नंबर 1, यानी कि एज, करंट एज, रनिंग एज के अकॉर्डिंग जो भाव हमारा एक्टिव होगा, उस हाउस को कौन कौन एस्पेक्ट में ले रहा है। जो जो प्लैनेट्स उस हाउस को दृष्टि देंगे वो प्लैनेट्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने जो हाउस रिलेशन है वो 3 लेवल तक हम लेके गए हैं। पहला हमारा रनिंग एज का हाउस एक्टिवेशन, हाउस लॉर्ड जहां बैठा है वो हाउस एक्टिवेशन, उस हाउस लॉर्ड के साथ जो प्लेनेट बैठा है उस प्लेनेट की जो राशियां हैं उसका एक्टिवेशन। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि भाई मैंने ना एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने, यानी कि 7th हाउस के अंदर मैंने 10 नंबर की राशि और 8th में 11th नंबर की राशि रख दी। ठीक है, मुझे पता है भाई इसका जो लॉर्ड है वो शनि है, वो जाके बैठ गया थर्ड हाउस में। तो क्या होगा, मेरा शनि की वजह से, क्योंकि मेरा जो 7th हाउस एक्टिवेशन में आया है रनिंग एज में, उसका जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि की वजह से शनि की जो खुद की राशियां हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक, तो शनि की वजह से ये जो 7th हाउस है वो तो एक्टिवेशन में आया ही आया, इसके साथ मेरा 8th हाउस भी एक्टिवेशन में आया।
रीजन भी कि शनि की दोनों राशियां शनि की वजह से एक्टिवेट हो गई। अब ये शनि जो है सेवेंथ लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में जाके बैठ गया। तो जब वो थर्ड हाउस में जाकर के बैठा, तब भी आपको पता लग गया कि भाई ये जो एक्टिवेशन है ना शनि की वजह से थर्ड हाउस भी एक्टिवेट हो गया। अब मैं कह रहा हूं इस शनि के साथ मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, मंगल एज अ कारकत्व के रूप में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। और मंगल जहां जहां का स्वामी है, 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी है, वो राशियां भी एक्टिवेट हो जाएंगी। क्लियर। तो यस आप, सर। हाँ, जो राशि एक्टिवेट होंगी वो राशियां किस भाव में, एक्चुअल में भाव की बात कर रहे हैं, वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। इतनी सर बात एक समझ में आ गई? क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर CH भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ जी भट्ट जी बोलिए। हाँ सर, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। कोई कोई बात ये जो ग्रह आपने बोला कि मान लो कि नाइन्थ नाइन्थ का जो स्वामी है वो किसी के साथ बैठता है, नहीं। तो कितनी डिग्री के, तो युति गिननी है कि वो बैठा है, फिर वो युति गिन ही लेनी है, वो हाँ इसका ऐसा है कि भाई। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये 10 नंबर की राशि यहाँ पर हो गई, ये ग्यारह ओके। नंबर की राशि यहाँ पर हो गई। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 8 नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है। और आपका 1 नंबर जाएगा, ये 1 नंबर आपका चला गया यहाँ पर। ठीक है। अब इसका लॉर्ड शनि था, वो शनि को मैंने यहाँ बिठा दिया, ये शनि यहाँ बैठ गया, और ये शनि के साथ बैठ गया मंगल, ये मंगल बैठ गए। ठीक है। तो अब होगा क्या, अब इस थोड़ा ध्यान से समझते हैं भाई। यहाँ पे मैंने गुरु को बिठा दिया, ये भी ले लो, चलो और चीज और डेप्थ में समझेंगे। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गुरु को बिठा दिया। तो अब ध्यान से देखिए आप, मैं कह रहा हूं कि रनिंग एज सेवेंथ हाउस एक्टिवेशन दिखा रही है, मेरा सेवेंथ हाउस जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हुआ ना, इस एक्टिवेशन के साथ साथ इसका जो इस हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है। शनि अपनी एनर्जी को लिबरेट करेगा। ठीक है। क्यों, वो सेवंथ हाउस एक्टिवेशन में लेकर गया है। शनि की दूसरी राशि भी है, वो 11th हाउस वाली राशि, 11th राशि, उसके ऊपर भी प्रभाव आएगा, वहां पर भी कहीं ना कहीं एनर्जी लिबरेट होगी। ये शनि थर्ड हाउस में जाके बैठा, इसने इस थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। इस शनि के साथ ये मंगल बैठा, ये मंगल की एक्टिवेशन एज अ कारक तो मंगल की एक्टिवेशन हो गई। मंगल जब एक्टिवेट होगा ना, मंगल एक्चुअल में क्या है, वो हाउस लॉर्ड है किसी ना किसी भाव का। मंगल किसी भाव का कीपर है, मतलब उसको उसको मैनेज करने वाला है, मैनेजर है। तो जब मंगल एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, वो अपनी एक्टिवेशन का जो रिजल्ट है वो अपनी राशियों के अकॉर्डिंग भी लिबरेट करेगा। तो इसकी वजह से उसका ये भाव और ये भाव भी एक्टिवेशन में आ गया। शनि की वजह से ये भाव और ये भाव भी एक्टिवेशन में आ गया। ऊपर से शनि की प्लेसमेंट जो कि सेवंथ लॉर्ड था, उसकी वजह से ये हाउस भी एक्टिवेशन में आ गया। तो जब आप देखेंगे किसी व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई भाव एक्टिवेट होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ उस पूरे उस साल में उसको उसी भाव का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। रिजल्ट तो उसको कई कई तरीके के मिलेंगे, लेकिन उस रिजल्ट्स में जो प्रोमिनेंस होगी, जो आप रिजल्ट का बेस देखोगे, वो ये भाव के अंदर से आप देखोगे। उसको जो रिजल्ट मिलने का जो ज्यादा चांस होगा, वो इन भावों के साथ होगा। और इसको हम बहुत डेप्थ में जाने जाएंगे। पहले मेरे को लग रहा था आई कैन एबल टू फिनिश दिस टॉपिक विद इन 5 लेक्चर्स, बट नाउ आई थिंक इट विल गो अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास, 8 क्लास लेके लगेंगी। मैं इसमें और डेप्थ में आपको और चीजें समझाऊंगा। तो ये तो था हमारा पिछले क्लास का रिवीजन। आज के लिए मैंने क्या ऐड किया, मैंने आज के रूप में ऐड किया, मेरे सेवंथ हाउस एक्टिवेशन में है ना, दिस इज माई एक्टिवेटेड हाउस फॉर दिस करंट ईयर। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया, इस सेवंथ हाउस को कौन देख रहा है, गुरु देख रहा है, गुरु देख रहा है। जब इस सेवंथ हाउस को गुरु देखेगा ना, ये गुरु भी उस हाउस को एक्टिवेशन में लाने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। यहाँ पे गुरु भी इस साल इस रनिंग एज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होगा। ठीक है। और वो जैसे ही इन्वॉल्व होगा, वो अपने रिजल्ट जो गुरु की जो भी नैसर्गिक कार्यकर्ता है या फंक्शनली गुरु कैसा है, वो उस तरीके से अपने रिजल्ट्स यहाँ पे या अपनी एनर्जी को यहाँ पे ड्रॉ करेगा। क्लियर? हाँ जी। फिर अगर यहाँ प्लेनेट नहीं होता, गुरु नहीं होता, तो फिर वो राशि नहीं लॉर्ड होता, लेते थे हम लोग। नहीं नहीं लेते। अगर हमें एस्पेक्ट देखना है कि एस्पेक्ट किसका है। ठीक है। अगर गुरु की जगह मान लीजिए यहाँ पर बुध होता, तो बुध की एनर्जी उस साल में उसको मिलने वाली थी किसी ना किसी काम को लेकर के।
यानी कि जब वो अपना 7th हाउस का वर्क करेगा ना, तो कहीं ना कहीं बुध का इन्वॉल्वमेंट आप देखोगे, एनालाइज करोगे, फील करोगे कि इसके रिजल्ट्स में बुध ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि हमने उस हाउस से संबंधित जो भी प्लैनेट्स है ना, वो सब प्लैनेट्स अपना अपना रोल अदा करना शुरू कर देंगे, अपना अपना रोल जो है वो निभाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो चीज हमें समझी है इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे सामने कोई हमारे साथी है, वो अपना एग्जांपल पुट अप करवाना चाहता है तो करवा सकता है। हम लाइव एग्जांपल्स पे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 20 फरवरी। कौन सा बोल रहे हैं? CH भट्ट सर। भट्ट साहब बोल रहे हैं। ठीक है, हम एक चार्ट हाँ। लेते हैं, मैं एस्ट्रो से जरा एक बार कर दूं, चलो। ओके। सर पहले फिर हाउस का इम्पैक्ट ज्यादा होगा और उसके बाद कम कम होते जाएगा, या सबका एक जैसा ही होगा सर ये इम्पैक्ट लाइफ में? किसने बोला क्वेश्चन किया है? सर मैं डॉक्टर हेमंत। अच्छा, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन समय आने पर। ठीक है, आपको जवाब जरूर मिलेगा इसका। क्योंकि ना अभी अर्ली फेज में, मैंने आपको बोला ना, पहले 5 क्लास में करना था एक क्लास, लेकिन मेरे को लगा कि 5 क्लास में अगर मैं खत्म करता हूँ ना तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, ये जो भी क्या नाम है टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली, तो मुझे वो क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी। बट इसका जवाब बहुत अच्छा मिलेगा आपको, वो एक एक आदमी के दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं, क्लैरिटी के साथ। ठीक है, चलिए, तो लेट मी शेयर एस्ट्रोसेज कहाँ है हमारा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भट्ट साहब, ये आपकी खुद की चार्ट है किसी और का चार्ट है, ये बता दीजिए। हाँ, मेरा चार्ट खुद का ही है। ठीक है, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 20 फरवरी 1980। 20 फरवरी 1980। ठीक है सर, समय बता दीजिए सर। सुबह के 10:40। 10:40। हाँ, 40 40। 40। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए सर। पालनपुर, गुजरात। पालनपुर। हाँ जी, पालनपुर, गुजरात। गुजरात। ठीक है जी। चलिए, हमारे पास सामने चार्ट आ गया। ठीक है, सबसे पहले इनका रनिंग एज जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, इनका जो जन्म है 1980 में हुआ और आज हो गया 2024। ठीक है, तो 2024 में से अगर मैं 1980 को माइनस करूंगा तो आई विल गेट अप्रोक्सीमेटली 44। 44 ही आता है सर। 44 आता है। और 44 का मतलब क्या है? 44 का मतलब है जो 12-12 की साइकिल है, 44 में से मैं 36 को कर दूंगा माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 हाउस एक्टिव। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि इनका ना 8th हाउस एक्टिवेशन में है, लेकिन इसको मैं वेरीफाई जरूर करूंगा। और वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, एक हमारे पास एक कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर वाला एक वेब पेज है, वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। देखते हैं, दीपक जी का उस दिन गलत आ रहा था। इनका जो बर्थ डेट है वो फरवरी में 20 तारीख है, और जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1980 है। आज 10 जनवरी है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए, रनिंग एज इनकी 44 आ गई है, आप सभी को दिख रहा होगा। रनिंग एज जो है इनकी 44 आ गई है, यानी कि 43 इनकी कंप्लीट होकर के अब ये 44 के केस में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं चार्ट पे। तो 44 का मतलब 36, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया कि इनका 8th हाउस एक्टिवेशन में है। हमने मैनुअली भी करके देख लिया और हमने जो फास्ट मेथड था उससे भी करके देख लिया, हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर लिया, तो हम कंफर्म हो गए कि इनका कुंडली में इस समय रनिंग एज इनका 8th हाउस एक्टिवेशन में है। अब 8th हाउस एक्टिवेशन में आ गया। 8th हाउस का जो लॉर्ड है, जरा उसको देख लेते हैं वो कहां पर गया।
8th हाउस का लॉर्ड है मंगल, और वो मंगल गया इनके 5th हाउस में। ठीक है। मंगल ने जो एनर्जी लिबरेट करनी है उससे अपना वो अपने जो दूसरी राशि है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो लग्न का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ गया, क्योंकि लग्न जो है वो मेष लग्न है। ठीक है, एरीज लग्न है इनका। तो मेष लग्न एक्टिवेशन में आया, 8th हाउस एक्टिवेशन में आया, जो मंगल है वो पंचम भाव में गया, पंचम भाव एक्टिवेशन में आया। पंचम भाव के अंदर जो प्लेनेट बैठे हैं वो राहु बैठा है और जुपिटर बैठा है। ठीक है। अब ये जो जुपिटर है ये रेट्रो है। ठीक है। तो इस जुपिटर की जो राशियां हैं वो एक्टिवेशन में आ जाएंगी। जुपिटर की राशि कहाँ कहाँ पे गई? जुपिटर की राशि एक तो गई 9th हाउस में और एक गई 12th हाउस में। ठीक है। यानी कि इनका नवम भाव एक्टिवेशन में आ गया, इनका 12th हाउस एक्टिवेशन में आ गया डायरेक्टली। क्लियर? अब जरा हम यहाँ पे और प्रिसाइजली देखेंगे, इस भाव को दृष्टि देने वाले प्लेनेट कौन कौन से हैं। इस भाव को दृष्टि देने वाले प्लेनेट्स हैं सैटर्न, जो अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। सैटर्न एक्टिवेशन में आ गया। सैटर्न जब एक्टिवेशन मंगल में भी आया, दे रहे हाँ जी, मंगल का तो घर ही है ना ये। मंगल को तो हमने देख लिया। ठीक है, मंगल को हमने देख लिया। बाकी कोई और प्लेनेट तो नहीं है जो उसको एक्टिवेशन में ला रहा है, इसको दृष्टि दे रहा है। एक गुरु था। नहीं सर। गुरु भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर गुरु को मैं रेट्रो भी मानूंगा तो गुरु ने ऑलरेडी दृष्टि भी दे रखी है रेट्रो पोजीशन की वजह से, या गुरु तो वैसे भी एक्टिवेशन में ही है ड्यू टू मंगल। ठीक है। तो इनकी कुंडली में जो प्रॉम्प्टली एक्टिवेटेड हाउसेज है ना, वो इनका लग्न, इनका 5th हाउस, इनका 8th हाउस, इनका 9th हाउस एंड 12th हाउस इनका प्रॉम्प्ट एक्टिवेशन में है। इस रनिंग एज में इन भावों से संबंधित कारक के रिजल्ट्स इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों एक्टिवेशन में आए हैं। बोथ हाउसेज रिप्रेजेंट रिलेशंस। बोथ जो हाउसेज हैं ये हमारी हायर लर्निंग्स को या हमारे सीखने की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम या उपक्रम होते हैं हमारे परिवार में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें से जो 9th हाउस है, वो 9th हाउस हमें लंबी दूरी की यात्रा देता है। इसमें जो 12th हाउस है वो धार्मिक स्थान तो है ही, मोक्ष का स्थान तो है, गुरु का स्थान भी है, ये विदेशों से संबंध भी बना के दिखाता है। 8th हाउस जो है वो सडन इवेंट्स ऑफ लाइफ है। 8th हाउस हमारे एस्ट्रोलॉजी या हमारे जो अकल्ट की फील्ड है उसके प्रति हमारा झुकाव है, कुछ खोज करने की क्षमता है। 12th हाउस जो है और 8th हाउस जो है ये बीमारियों से भी संबंध बनाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे लगन का भी संबंध बन रहा है, लग्नेश का भी संबंध बन रहा है। तो इस ड्यूरेशन में इनके जो बच्चे हैं, संतान है, संतान का कुछ तरह कुछ संबंध विदेश से हो सकता है। इनके खुद की लर्निंग्स का संबंध, खुद की हॉस्पिटलाइजेशन का संबंध, घर में बीमारी, बच्चों को कोई बीमारी, हेल्थ इश्यूज, बच्चों की पढ़ाई के इश्यूज, बच्चों के सुख, इनके जीवन में अचानक से आने वाले उतार चढ़ाव, इनके ससुराल पक्ष के अंदर कोई ना कोई इवेंट होना, ये सब चीजें यहां पर दिखाता है। दो मोर ओवर, ये जो अभी तो हमने सिर्फ हाउसेस की बात की, प्लैनेट्स की भी एक्टिवेशन है। राहु एक्टिवेटेड है, मंगल एक्टिवेटेड है, गुरु एक्टिवेटेड है, शनि की एक्टिवेशन आ रही है, शनि एक्टिवेशन दे रहा है बेसिकली, वीनस की एक्टिवेशन है। घर खरीद सकते हैं ये अपने घर से दूर, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाके घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर? वो मैंने क्यों बोला, मैंने उन प्लैनेट्स की भी अब कारकत्व को यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है। तो वो ड्यूरेशन क्या है, अभी इनका ना रनिंग एज 44 में 10 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 1.5 2 महीना ही बचा है इनका। उसके बाद फिर इनकी रनिंग एज बदल जाएगी, फिर इनकी रनिंग एज के अकॉर्डिंग 9th हाउस एक्टिवेशन में चला जाएगा। ठीक है। भट्ट साहब ये बताइए, क्या जो हमने अभी इवेंट्स डिस्कस किए हैं, इनसे जुड़े हुए इवेंट्स आपके जीवन में इस साल इस रनिंग एज में हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सर मेजरली दो ही इवेंट पिक्चर में आए। एक आप स्पिरिचुअलिटी, वो काफी बढ़ी है, आध्यात्मिकता। यस, और ओके। दूसरा है कि ये खोज, अकल्ट साइंस, जानने की जिज्ञासा, हीलिंग और ये सब कुछ वो मेरा बढ़ा है।
तो ये दो चीजें काफी एक्टिवेट है, ओनली टू थिंग्स। वेरी गुड, क्योंकि वो दिख भी रहा है, पंचम भाव एक्टिवेशन में है, नाइन्थ हाउस एक्टिवेशन में है, ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेशन में है, एट्थ हाउस एक्टिवेशन में है, ऊपर से गुरु भी एक्टिवेटेड है। ठीक है, आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स भी एक्टिवेशन में जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ठीक है, लेकिन क्या घर घर से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई इवेंट हुआ है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मैं घर बेचने की सोच रहा हूँ, नया घर लेने की सोच रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। वो जब आप सोच ही रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेशन दे भी देगा और होगा भी कन्वर्ट। ठीक है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। नेक्स्ट ईयर आप घर बेच सकते हो, मतलब आपकी रनिंग एज 45 में आप बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेशन में चला जाएगा। ओके। ठीक है, नाइन्थ हाउस जो है ना, वो क्या है, वो आपके फोर्थ हाउस से सिक्स्थ है। ओके। ठीक है, और उसका रिजल्ट ये भी आएगा कि जब नाइन्थ हाउस एक्टिवेशन में आएगा, तो नाइन्थ का जो लॉर्ड है ना, वो गुरु है। वो राइट। गुरु वो गुरु एक्टिवेशन में आते ही ना मंगल को फिर एक्टिवेट कर देगा। मंगल इज अ कारक ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके। ठीक है, और जब आप घर खरीदोगे ना, वो अपने प्रेजेंट घर से दूर खरीद सकते हो, बड़ा खरीद सकते हो। ठीक है, ओके। आप कोशिश करोगे, हो जाएगा आपका। क्योंकि ओके। वो जो, हाँ, जो गुरु की जो दूसरी राशि है ना, वो फिर वो भी एक्टिवेट होगी, वो ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठी है वहां पे, वीनस है, शुक्र है वहां पर। ठीक है, चलिए। तो दो चीजें हमारी हिट हुई यहाँ पे कि भाई अकल्ट की फील्ड में इन्होंने हायर लर्निंग्स करने की कोशिश की। ठीक है, सर एक छोटा सा अब सवाल है ध्यान सर। से। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब बताइए। सर ये लग्नेश और अष्टमेश दोनों पंचम में है, और इसके साथ है राहु के साथ, तो सर कुछ ऐसा एब्डोमिनल ऐसे डिजीज वगैरह ऐसा भी देख सकते हैं क्या इसमें? लग्नेश और अष्टमेश ना पंचम भाव के अंदर चले गए, ये इनको ना दोनों अकल्ट की फील्ड में इनको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ओके, और राहु साथ है तो मतलब वही अकल्ट का ही लेंगे ना सर? अकल्ट, वैसे अकल्ट को देखने के लिए केतु देखा जाता है। ठीक है, और ये गूढ़ आएगा ना, राहु मतलब गूढ़ या ऐसे तंत्र वगैरह ऐसे आएगा ना सर, तो हाँ, ये ये मंत्र विद्या तंत्र विद्या की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो सकता ये- है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है, डेट इज अ हाउस ऑफ मंत्रा एंड तंत्रा। तंत्र ये- और मंत्र दोनों को फिफ्थ हाउस दिखाता है, राहु स्पेसिफिक तंत्र दिखाता है। तो इनका जो लर्निंग इंक्लिनेशन होगा, वो मंत्र और तंत्र के प्रति ज्यादा हो सकता है इस साल में, इस रनिंग एज में। नेक्स्ट रनिंग एज में भी ठीक है, चलिए। ये- हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? हमने एक स्नैपशॉट, एक कंसेप्ट देखा, हमने एक स्नैपशॉट रिजल्ट एनालिसिस करने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलता हूँ। ये डेप्थ थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप सभी नोट कीजिए। जब भी मैं हाउस एक्टिवेशन की बात करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, हर रनिंग एज में मेरा एक भाव एक्टिवेशन में है। आप लोगों ने एक नियम सुना होगा जिसे भवत भावम बोलते हैं, उस भाव की हायर ऑक्टेव। इस साल में इस साल में इस साल में जो भट्ट साहब हैं, उनका ना एट्थ हाउस एक्टिवेशन में है। ठीक, एट्थ हाउस का भी एक हायर ऑक्टेव है। वो एट्थ हाउस का हायर ऑक्टेव क्या है? थर्ड हाउस है, अष्टम से अष्टम, अष्टम से अष्टम। ठीक, लेकिन यहां पर मैं प्रॉम्प्टली थर्ड हाउस की बात नहीं करूंगा। यहां पर मैं उससे भी कुछ एडवांस चीज की बात करूंगा, जिसे बोलते हैं आरूढ़। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आरूढ़ लग्न। यस सर। सुना है ना आपने? वो यहाँ पर आज मैं आपको कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप देखिए आरूढ़ क्या होता है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के लिए आरूढ़ शब्द ही नया हो, तो समझिए क्या होता है आरूढ़। जिस प्रकार से भगवत भावन के नियम के अनुसार हर भाव की जो एनर्जी है, उतने भाव आगे गिनने पर आती है। जैसे लग्न की जो एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी? सेकंड हाउस में जाएगी। लग्न से एक आगे गिन लिया मैंने। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि दशम से दशम, टेंथ हाउस से टेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस होता है। अगर मैं दशम भाव से 10 भाव आगे गिनूं, तो कहाँ पहुंचूंगा? सेवेंथ हाउस में पहुंचूंगा। इसलिए मैं सेवेंथ हाउस से प्रोफेशन देखता हूँ, अपने अपने जो हमारी ऑक्यूपेशनल कैपेबिलिटी है वो मैं देखता हूँ।
क्यों देखता हूँ? क्योंकि उस दशम भाव का जो एनर्जी फील्ड है ना, हायर एनर्जी फील्ड, वो 7th हाउस में आया है। ठीक है? इसी प्रकार से अगर मैं 8th हाउस की बात करूं, तो 8th हाउस से 8th हाउस आगे जाने पर मुझे 3rd हाउस मिलता है। इसीलिए 3rd हाउस खराब है। इसीलिए 3rd हाउस खराब है, क्योंकि अगर 8th हाउस मेरे जीवन की रेखा बताता है, तो 3rd हाउस मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी वो दिखाएगा। नाड़ी के नियम के अनुसार, भृगु चक्र पद्धति के अनुसार, 3rd हाउस इज हाईली मेलिफिक विद रिस्पेक्ट टू डेथ्स। 3rd हाउस जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। किसके डेथ को रिप्रेजेंट करेगा? मेरे पेरेंट्स के डेथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप अगर लास्ट क्लास की रेफरेंस को याद करें, तो वी टॉक्ड अबाउट चार्ट ऑफ दीपक समतानी जी। दीपक समतानी का चार्ट हमने डिस्कस किया था। एंड आई टोल्ड यू कि दीपक जी का 3rd हाउस एक्टिवेशन में था, 2nd हाउस एक्टिवेशन में था, एंड 4th हाउस एक्टिवेशन में था। और उन्होंने एक बात बोली कि मेरे ग्रैंड मदर एक्सपायर हुए। वो एक्सपायर का जो नाम आया वो क्यों आया? 3rd हाउस एक्टिवेशन में था। तो 3rd हाउस जो है ना, ये काफी मेलिफिक वर्क कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इश्यूज और डेथ ऑफ माय पेरेंट्स। ठीक है? आप देखेंगे जो 3rd हाउस है वो मेरे पिता का मृत्यु स्थान है। सॉरी टू इंटरप्ट। मदर से, क्योंकि मदर का 12th भी है, इसलिए पेरेंट बोल रहे हैं, या मदर के लिए सिर्फ बुरा रहेगा या फादर नहीं, के लिए भी? 3rd हाउस जो है, 3rd हाउस से ना मैं अपने पेरेंट्स की जो डेथ है वो देखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो 3rd हाउस है ना, वो मेरे पिता का मृत्यु स्थान है, मारक स्थान है। आप देखिए, पिता को कहां से देखता हूँ? 9th हाउस से देखता हूँ। जी जी। हाँ, तो 9th हाउस से जब मैं पिता को देखता हूँ, तो 9th से 7th, जैसे हम, मेरे लिए 7th हाउस मेरा मारक स्थान है, मेरा जी 2nd हाउस मेरा मारक स्थान है, वैसे मेरे पिता के लिए 3rd हाउस मारक स्थान है उनका। हाँ। ठीक है? उसी तरीके से मेरे लिए जो 12th हाउस है वो मेरी मुक्ति का द्वार है। माता के लिए यानी कि 4th हाउस के लिए मुक्ति का द्वार 3rd हाउस है। इसीलिए 3rd हाउस को मेलेफिक अच्छा नहीं मानते। आप लोगों ने सुना होगा 6, 8, 12 के साथ साथ 3rd हाउस को भी अच्छा नहीं मानते। इसलिए अच्छा नहीं मानते क्यों? वो मेरे एफर्ट्स है वहां पे, मुझे फिर उस टाइम में मुझे थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, जब किसी घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो बोलते हैं ना, जाते हुए सांत्वना देते हैं कि भाई धीरज रखो, करेज रखो। वो करेज इसलिए बोली जाती है। ठीक है? 3rd हाउस को करेज का भाव बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं रेफरेंस दे रहा था आपको 3rd हाउस की, तो ये समझाने के लिए था। इस ड्यूरेशन में जब इनका 8th हाउस एक्टिवेशन में है, इनको खुद के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ इनके पेरेंट्स की भी इनको हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैंने हायर ऑक्टेव की बात भी की है। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जा रहा हूं, आरूढ़ की तरफ लेके जा रहा हूं। आरूढ़ लग्न क्या होता है? जनरली जो लग्न है ना, वो मेरे को, मेरी फिजिकल फॉर्म को, मेरे एटीट्यूड को दर्शाती है। लेकिन आरूढ़ लग्न जो है वो मेरे समाज में मेरी रिफ्लेक्शन है। मुझे अपनी रिफ्लेक्शन तो पता है, अंदर से मैं कैसा हूं मैं खुद को जानता हूं, लेकिन समाज मुझे कैसा देखता है, सोसाइटी में मेरी रिफ्लेक्शन कैसी जाती है। अब आप समझिएगा बात को। आपको अगर हरा कलर दिखता है, आपको रेड कलर दिखता है, आपको व्हाइट कलर दिखता है, वो कलर आपको क्यों दिखता है? क्योंकि वो वस्तु उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है। हमारी आंखें उसको परसीव करती है, तो हमें वो कलर रिजेंबल होता है, दिखता है। अगर मैं किसी ब्राउन कलर को देख रहा हूं ना, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। लाइट उससे टकराई, वो कलर को इल्यूमिनेट किया और वो कलर रिफ्लेक्ट बैक हुआ, मेरी आंखों ने परसीव किया, मुझे नजर आया। ठीक है? ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता है? ब्लैक इसलिए ब्लैक दिखता है क्योंकि वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से कुछ रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता, इसलिए मुझे वो काला दिखता है। उसी तरीके से मेरी समाज में क्या छवि है, उसको देखने के लिए मैं आरूढ़ लग्न का इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा भी आरूढ़ लग्न के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है कई चीजों में। लेकिन अभी के हमारे कंसेप्ट में क्या है, हम आरूढ़ लग्न को इसलिए पकड़ेंगे ताकि हम एनर्जी फील्ड को ज्यादा अच्छे से पकड़ सके। अभी मैं समझाऊंगा आपको चीज। अब देखिए कैसे करना आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न निकालना बड़ा आसान है, किसी भी भाव का आरूढ़ निकालना बड़ा आसान है।
उस भाव का भावेश जितना भाव आगे गया है, भावेश से उतने भाव आगे गिनना है। अब ये बड़ी सुनने में बड़ी टेक्निकल चीज है, लेकिन करने में बड़ी आसान है। कैसे? हम 8th हाउस की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। 8th हाउस लॉर्ड कौन है? 8th हाउस लॉर्ड मंगल है। ठीक है, 8th हाउस लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल अपने 8th हाउस से कितने भाव आगे गया? 7, 8, 9, 10। मंगल जो है अपने 8th हाउस से 10 भाव आगे जाके बैठा है। तो सामान्य नियमों के अनुसार मैं मंगल से 10 भाव और आगे गिनूंगा, और जब मंगल से 10 भाव आगे गिनूंगा तो मुझे कौन सा भाव मिलेगा? 7, 8, 9, 10, सेकेंड हाउस। मुझे क्या मिल रहा है? सेकेंड हाउस मिल रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि इनका जो 8th आरूढ़ है, अष्टम आरूढ़ है, वो सेकेंड हाउस में जाके बैठा हुआ है। उसकी जो प्लेसमेंट है इनका जो प्लेसमेंट है A8 का, वो कहां हो गया? सेकेंड हाउस में हो गया। क्लियर? ये सेकेंड हाउस बहुत संवेदनशील बिंदु है इनके इस रनिंग एज का। इस रनिंग एज के लिए इनका जो A8 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल अगर इस A8 पर यानी कि सेकेंड हाउस पर बेनिफिक गोचर हुआ, या बेनिफिक गोचर की अभी हम बात नहीं करेंगे, गोचर इज वेरी डेंजरस फॉर बीसीपी, मैं बताऊंगा क्यों। तो इस A8 पर अगर बेनिफिक दृष्टि है किसी प्लेनेट की, तो इनके लिए ये साल फाइनेंशियली भी अच्छा जाएगा। क्यों? इनके परिवार के लिए भी अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो संवेदनशील बिंदु है जो दिखता नहीं है, लेकिन इस साल इस रनिंग एज में एक्टिवेटेड है। अब जरा देखें, यहाँ पे कुछ दृष्टि पड़ रही है? यहाँ पे गुरु की तो कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। ये शनि के ट्राइन में है, ये वाला जो A8 है, और शनि की दृष्टि भी ऐसी कुछ नहीं पड़ रही है यहाँ पर। 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे रेट्रो शनि की दृष्टि पड़ेगी। और इस A8 का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो 12th हाउस में बैठा है। 100% इसका एक्सपेंडिचर हुआ है इस साल फैमिली के ऊपर। कहाँ गए भट्ट साहब? क्या हाँ सेविंग्स, सर। कुछ इन्वेस्टमेंट की है क्या फैमिली के ऊपर, या कुछ खर्चा हुआ है फैमिली के ऊपर? क्या हुआ है? खर्चा मीन्स मेरा बेटा अभी 10th में है, हाँ उसके जी, जो क्लासेस है उनका वो खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है। क्या आपने कोई उनको कोई किसी कोचिंग वोचिंग में, एक्सपेंसिव कोचिंग में हाँ। डाला है क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल कोचिंग, लेकिन वो खर्चा 1 सवा लाख हुआ है। हाँ तो ठीक है यार, खर्चा बड़ा खर्चा है। 1 सवा लाख भी एक साथ हुआ है, अलग अलग हुआ है, रुक रुक के हुआ है? रुक रुक के। रुक रुक के हुआ है। ठीक है, गुड। तो ये तो भाई बच्चे का अब संदर्भ तो इन्होंने अब दिया है, हमने तो इनका 5th हाउस पहले एक्टिवेट कर दिया था, संतान का भाव एक्टिवेट कर दिया था, खर्चे का भाव एक्टिवेट कर दिया था, बताया इन्होंने अब है। लेकिन इसके साथ बाकी आपके इन लॉस ठीक हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है उनको? नहीं, कुछ भी नहीं अभी। ऑल ओके ना? ठीक है, ओके। गुड। तो यहाँ पे इनका फैमिली के ऊपर खर्चा हुआ है, बच्चों के ऊपर खर्चा हुआ है। बाकी इनका जो ये बात आ रही है ना निकल के कि भाई मैं अपना घर बदलना चाहता हूँ, फैमिली ये मतलब थोड़ा घर नया खरीदना चाहता हूँ, उस तरीके से, तो वो भी आपको समझ में आएगा। इनका वो अलाइनमेंट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, सेकेंड हाउस एक्टिवेशन में आ गया आरोड की वजह से, तो ये इन्वॉल्वमेंट भी इनका हो रहा है। और इनका जो ये फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका होगा, हो जाएगा जी, आपका मकान बन जाएगा, बन रहा है पॉइंट ना आपका। अभी मैंने कोई यहाँ पे ओके। गोचर नहीं लगाया है, गोचर नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ आपको लग्न के बेसिस पे, एक्टिवेशन के बेसिस पे बताया है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और क्या आपको ये बात, ये कंसेप्ट समझ में आया कि आरूढ़ कैसे निकाला जाता है? चलिए, या मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, सर देखो, yes, सर इस पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, रेट्रो हो तो। और सर शुक्र पे भी शनि की दृष्टि है, मतलब इससे इनको कुछ मानसिक क्लेश वगैरह शनि की वजह से ऐसा कुछ होगा क्या सर ये? मैं ये कहता हूँ कि पैसा धीरे धीरे आएगा। ओके, शनि स्लो प्लैनेट है इसलिए हाँ, असली धीरे आएगा। तभी तो ओके। मतलब इसलिए मैंने इनसे पूछा कि पैसा एकदम से खर्च हुआ है कि धीरे धीरे खर्च हुआ है।
ठीक है, उन्होंने बताया भी धीरे धीरे खर्च हुआ है। शनि जो है वो स्लो कर देता है ना पेस को, किसी भी चीज की पेस को स्लो कर देगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आरूढ़ कैसे निकल जाता है किसी और भाव के संदर्भ में। हम यहाँ पे देखिए वीनस को देखते हैं या समय सूर्य को देखते हैं, सूर्य को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिस भी भाव के या जिस भी भाव के हम आरूढ़ को देख रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं इस कुंडली में मैं पंचम के आरूढ़ को निकालना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। अगर मैं इनके पंचम के आरूढ़ को निकालना चाहता हूं तो पंचम का स्वामी सूर्य है। 7 घर आगे। ठीक है, और वो सूर्य अपने भाव से, पंचम भाव से 7 भाव आके जाके बैठ गया। अब सामान्य नियमों के अनुसार मैं सूर्य से 7 भाव आगे जाऊंगा, और जब मैं सूर्य से 7 भाव आगे जाऊंगा तो सूर्य का अपना घर आ गया, 5 नंबर का घर आ गया। सामान्य नियमों के अनुसार पंचम भाव को पर ही A5 होना चाहिए, यानी कि आरूढ़ पंचम होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। अब इस एक्सेप्शन को समझिए क्यों होगा। लग्न और सप्तम भाव को कभी भी हम आरूढ़ लग्न नहीं बनाते, ये एक सामान्य नियम है। लग्न और सप्तम भाव को हम आरूढ़ लग्न नहीं बनाते। लेकिन तो सर किसको बनाएंगे? नियम तो आपने यही बताया है कि जिस भी भाव का आरूढ़ देखना है उसके भावेश को देखो कितना आगे गया, उस भावेश से उतने भाव आगे जाओ। ये केस में तो पंचम भाव में A5 बन रहा है। अब नियम क्या कहता है, एक्सेप्शन नियम क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी भाव का भावेश अपने से सप्तम पे जाए, अपने से सप्तम पे जाए, तो हम नियमानुसार, नॉर्मल नियमानुसार उस सूर्य से, हाँ दीप जी मैं आपका डाउट देख लूंगा एक मिनट। उस सूर्य से मैं सप्तम भाव आगे गया, यानी कि अब मेरा आरूढ़ लग्न टेक्निकली पंचम भाव होना चाहिए। ठीक है, मैं पंचम भाव को पकड़ लूंगा और पंचम भाव से 10 भाव आगे जाऊंगा, 10 हाउस आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, टेक्निकली सामान्य सामान्य नियमों के अनुसार जिस भाव को मेरा आरूढ़ लग्न आना चाहिए था, A5 आना चाहिए था, उस भाव पे खड़ा होकर के 10 भाव आगे चला जाऊं। ठीक है, यानी कि मेरा टेक्निकली मेरा A5 5वें भाव में आना चाहिए, मैं 5वें भाव में खड़ा होकर के ना 10 भाव आगे चला जाऊंगा। और जब मैं यहां से 10 भाव आगे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा सेकंड हाउस। पंचम भाव से 10 भाव आगे गिन लीजिए, आपको मिलेगा सेकंड हाउस। यानी कि एक्चुअल में A5 resides in second house। एक्चुअली टेक्निकली होनी चाहिए था 5वें भाव में, लेकिन 5वां भाव तो उसका खुद का घर हो गया, वहां पे मैं जा नहीं सकता, तो वहां से 10 भाव मैंने आगे गिनना है। और जब मैं 5th हाउस से 10th भाव आगे जाऊंगा तो आई विल रीच ऑन सेकेंड हाउस। यानी कि एक्चुअल में सेकेंड हाउस में A5 रिसाइड करेगा, पंचम का जो एनर्जी फील्ड है वहां पे रिसाइड करेगा। हाँ जी दीप जी। आरूढ़ लगन। आरूढ़, हाँ सर A5 मैं A5 पंचम का आरूढ़, पंचम का आरूढ़। हाँ जी दीप। सर मैं जो समझा, हाँ जी, अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरा जो है मिथुन लग्न की कुंडली है। एक और मिनट, एक मिनट सर। जी जी, सर, मेरा मिथुन लग्न की कुंडली है। आपके मिथुन लग्न की कुंडली बना लेते हैं। जी बुध 12th हाउस में है। मिथुन लग्न की कुंडली है और बुध 12th हाउस में है। जी, तो इस केस में अगर हम यहाँ से सीधा 12th हाउस, हम 12th हाउस से पकड़ के चले तो वो सीधा 11वां भाव इसमें आपका चले जाता आरूढ़ लग्न बन जाएगा। है। 11वां।
भाई हाँ अच्छा 12 भाव हाँ में इन डेट आपने ये बोल दिया ना, ये 3 नंबर आपका यहाँ पे डाल देता हूं मैं, ये 3 आप नंबर आपका यहाँ पर हो गया, जी ठीक है। और जो मरकरी है वो आपका यहाँ पर बैठ गया, राइट राइट ठीक है। तो ये जो है लग्न, जो आपका लग्न है, जी लग्न जी से 12 चला गया ये। आरूढ़ के कई नियम लगते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सामान्य नियम लगाएंगे। यहाँ से लग्न से 12th में मरकरी चला गया। अब मैं जी मरकरी से जब 12 गिनूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, मेरा जो आरूढ़ लग्न है, एएल है, वो मेरा 11th हाउस हो जाए। अच्छा अच्छा अब आपके जी लिए आपकी जो सामाजिक स्थिति है ना, आप अपने आप को तो लग्न से देखोगे, लेकिन समाज आपको 11th हाउस से देखेगा। हो सकता है आप अपने आप को बोलो कि यार मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लोग सोचेंगे तो बहुत मालदार आदमी है। हो हाँ ऐसे ही सकता होता है मेरे साथ ये ऐसे ही सोचते हैं कि मैं पता नहीं मेरे पास कितने पड़े है हुए हैं मल्टी और मल्टी हाँ मिलीनियर हो आप, मल्टी हाँ मिलीनियर एकदम है। एकदम एकदम चलो कोई बात सर नहीं ये। इसमें ऐसा कहते हैं कि लोगों ने कहा, सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो अपना आरूढ़ लगन है, मतलब जैसे समाज हमें देखता है वैसे ही हमने काम करना चाहिए तो हम सक्सेसफुल होते हैं। ये बात सही है क्या सर? हम्म, हाँ, हो सकता है। आरूढ़ लग्न को संभालना जरूरी है, सही कह रहे हो आप। आरूढ़ लग्न को संभालना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक स्थिति है ना, एक्चुअल में आदमी क्या है, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक अपने लिए जीता है, एक समाज के लिए जीता है ना। दो ही किस्म के लोग होते हैं। वो और लोग ना बस इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो अपने लिए जीता है ना, उसको कंप्लेंट होंगी, तू मतलबी है, तू मतलबी है। फिर वो करेगा, वो ना अपने को थोड़ा सा ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि मेरी सामाजिक स्थिति बदले। नेता लोग यही तो करते हैं, जैसे किसी के नेता की क्या है, इमेज बिल्डिंग ही तो होती है, वही उसकी सर ब्रांडिंग है। आरूढ़ लग्न क्या चेंज होता रहता है या यही रहेगा? नहीं नहीं भाई, ये यही रहेगा, ये क्यों चेंज होगा। अच्छा मैं थोड़ा सा पूछना था वो नहीं, ये यही रहेगा। अब देखिए, इस एग्जाम को थोड़ा बदल देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पे जो जेमिनी नियम है, जेमिनी नियम में थोड़ा सा बदलाव होता है, वो मैं आपको आने वाले समय के हिसाब से जैसा मेरे को समझ में आएगा वो मैं समझाऊंगा आपको। जितना इस सेशन के लिए जरूरी है उतना मैं समझाऊंगा, क्योंकि आरूढ़ लग्न अपने आप में एक पूरा, एक समझ लो, एक 2-3 दिन की क्लासेस हैं अपने आप में ही। लेकिन उसके अंदर हम बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं, क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है अलग आरूढ़ लग्न का नियम बताती है, नाड़ी अलग बताती है, और पराशर ऋषि भी अपना थोड़ा सा एक्सेप्शन अलग देते हैं। तो जितना हमारे इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाओ। अभी जो नियम मैंने बताया उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने मान लीजिए मरकरी को यहाँ रख दिया, ठीक है। मरकरी को मैंने यहाँ रख दिया, अब आपने गिना भाई, लग्न का आरूढ़ गिना आपने, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में बैठ गया। सामान्य नियमों के अनुसार मैं लग्नेश से 7 भाव आगे जाऊंगा, जितना लग्न से आगे गया, तो गिनने पे फिर लग्न में यहाँ पर एल आ गया, टेक्निकली यहाँ पर एल आ गया, आरूढ़ लग्न हमारे लग्न का। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जहां पर सिंपल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा एल आना चाहिए, और वो एल मेरा लग्न में या 7th हाउस में आ रहा है, ठीक है, मैं उस पोजीशन से 10 भाव आगे जाऊंगा। टेक्निकली मेरा एल जो है वो यहां पर होना चाहिए था, लग्न में होना चाहिए था, लेकिन लग्न में मैं ले नहीं सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं टेक्निकल पॉइंट से 10 भाव आगे गया, कहां पहुंच गया, 10th हाउस में पहुंच गया। नाउ दिस इज माई एल, ये मेरा एल नहीं है, मेरा एल ये होगा, ठीक है। एक्चुअल मेरा एल क्या होगा, ये 10th हाउस होगा, ठीक है। अब एग्जांपल बदल लेते हैं। मान लीजिए ये मरकरी जो है, ये मरकरी लग्न में ही बैठा होता स्वराशि का होके, ठीक है, ये मरकरी यहां पे बैठ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, लगन में बैठ गया, इससे अगर आप भाव गिनोगे तो एक ही भाव आएगा, और जब एक ही भाव आएगा तो एल भी लग्न में ही हो जाएगा। अब हो गया ना, लग्न में ही मेरा भावेश है, लग्नेश है, तो एक मैंने गिनती क्या गिनी, एक। और जब मैं उस भावेश से या लग्नेश से एक गिनूंगा तो फिर लग्न में आ जाऊंगा। टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो जहां पर मेरा एल सामान्य नियम के अनुसार आना चाहिए, मैं उससे 10 भाव फिर आगे चला जाऊंगा, यानी कि 10th हाउस विल बिकम माई आरूढ़ लग्न। ये बात समझ में आई आप लोगों को?
लग्न में और सप्तम भाव में एल नहीं लेना, किसी उस पॉइंट को नहीं पकड़ना। और ये जो नियम है ये सभी भावों के लिए लगेगा। अगर एल उसी भाव में आ रहा है या उस भाव से सप्तम भाव में आ रहा है, तो मैं जहां पर आना चाहिए ना, जो सामान्य नियम के अनुसार जहां पे आना चाहिए, वहां से 10 भाव आगे गिन लूंगा। ठीक है, ये जेमिनी का सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप अपने अपने चार्ट पे लगाइए, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा कहीं पे भी गलती होगी। ठीक है, आप मुझे अपने चार्ट में लगा करके फोटो खींच के भेजना, पर्सनली, ग्रुप में मत डालना। मैं जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि आपका करेक्ट है या नहीं है करेक्ट। यहाँ पर एक चैट में क्या आया है, चैट में जरा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार हम लोग भट्ट साहब के चार्ट को देख रहे थे। बस भट्ट साहब के चार्ट पे मैंने बीसीपी लगाया। याद रखिएगा मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। मैं बीसीपी के रिजल्ट्स को मैं आपको गोचर से कंफर्म करूंगा, अभी नहीं करूंगा। करूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं करूंगा। क्यों? गोचर जो है ना, ट्रांजिट जो है, वो अर्ली टाइम में, अर्ली क्लासेस में लगाना बीसीपी का मतलब, फिर आप बीसीपी के डेप्थ में जा नहीं पाओगे। क्यों? वो आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा। वो रिजल्ट आपको जैसे ही मिलेगा ना, फिर आप उसको एनालिसिस पार्ट में जाओगे नहीं, उसको घुस नहीं पाओगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं, आज की क्लास को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी सारी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की। मैंने आपको पिछली क्लास के जो नियम थे वो समझाया, और मैंने आज आपको एक नियम एक्स्ट्रा बताया कि उस भाव को जो जो प्लेनेट देखेंगे ना, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो प्लेनेट भी उस साल में कहीं ना कहीं रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको उसका टच, उसका जो फ्लेवर है ना, उस प्लेनेट का फ्लेवर, वो आपको टेस्ट जरूर होगा। अब हम जाते हैं एक साइकिल पर। अभी तक हम लोगों ने एक साइकिल पढ़ी जो कि एज, रनिंग एज पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइकिल के लॉर्ड को, कि हर साइकिल का एक स्वामी होता है, एक उसका लॉर्ड होता है। उस लॉर्डशिप को हम पकड़ेंगे। चलिए हम लोग जरा सा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, वापस जाते हैं अपने रूल्स वाले शीट पर। चलिए अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर फिर से एक टेबल दे रहा हूं। वो टेबल आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, क्योंकि हर एक जो हमारा चक्र का हाउस एक्टिवेशन होता है, उस चक्र का कोई ना कोई स्वामी भी होता है। हर चक्र का अपना एक स्वामी है। ठीक है, वो चक्र स्वामी का जो टेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग इसको तुरंत बना लीजिए। और मैं साथ के साथ तो ना आपको एज ग्रुप भी दे दूंगा। चक्र स्वामी और एज ग्रुप, ये दो चीजें हमें ध्यान देनी जरूरी है। चक्र स्वामी, जब पहला जो साइकिल होता है ना, फर्स्ट साइकिल का जो स्वामी होता है वो होता है मून। और ये जो इसका जो एज ग्रुप रहता है वो बर्थ टू 13 इस हम लोग एज से लेके 365 डेज तक का रहता है। ठीक, जो सेकेंड साइकिल होती है, सेकेंड साइकिल का जो लॉर्ड बनेगा वो बनेगा मरकरी। और बर्थ टू 365 डेज एंड टू, इसको ये भी बोलूंगा, टू 12 ईयर्स, यहाँ पे 12 ईयर्स भी लिख लीजिए। ठीक है, सेकेंड साइकिल जो होती है वो हमारी 13 जो एज होती है, 13 साल की जो एज होती है, वहां से शुरू होती है, और ये हमारी 24 ईयर्स की एज तक जाएगा। तीसरा जो साइकिल होता है, आपने देखा ना, अब मान लीजिए अभी हमने भट्ट साहब का एग्जांपल पकड़ा, तो इनका क्या था, इनका ना 44 का रनिंग एज आया था। तो भट्ट साहब जो है ना, वो 12 साल की एक साइकिल, फिर 12 दूनी 24 दूसरी साइकिल, 12 3 36 तीन साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्चुअल में इनका जो बीसीपी का फोर्थ साइकिल चल रहा है, जो कि 37 से 48 की एज में चलेगा। ठीक है, जितनी हमारी उम्र हो गई, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं 12 12 24 12 36, अब इनका 12 चौक 48, यानी फोर्थ साइकिल इनकी रनिंग चल रही है। ठीक है, तो जो थर्ड साइकिल होती है, थर्ड साइकिल के जो लॉर्ड है वो है वीनस, चक्र स्वामी वीनस है। और ये कब तक चलेगी? ये इनकी 25 ईयर्स की एज से लेकर के 36 ईयर की एज तक चलेगी। फोर्थ साइकिल के जो स्वामी हैं वो है सूर्य।
सन। और ये कहां तक चलेगी? ये 37 की एज से इनकी 48 ईयर्स की एज तक चलेगी। फिर हो गया फिफ्थ। फिफ्थ का जो स्वामी है वो कौन है? वो मार्स है, मंगल है। मार्स की जो चलेगी वो 49 ईयर्स की एज से ये चलेगी इनकी 60 ईयर्स की एज। सिक्स्थ जो उनकी साइकिल है, उनका जो स्वामी है वो है जुपिटर। और 61 ईयर्स की एज से 72 ईयर्स की एज तक इनका ये चलेगा। सेवन साइकिल जो है वो है सैटर्न की। 73 ईयर्स की एज से 84 ईयर्स की एज तक ये सेवन की साइकिल चलेगी। एट साइकिल जो है वो है राहु की। ये चलेगी इनकी 85 ईयर्स टू 96 ईयर्स। एंड लास्ट नाइन्थ जो साइकिल चलेगी वो है केतु की, यानी कि मोक्ष की। ये इनकी 97 ईयर्स से 108 ईयर्स तक चलेगी। ठीक है। हर साइकिल में हर साइकिल में एक प्लेनेट, एक मेजर प्लेनेट अपना रोल अदा करेगा। अभी एग्जाम्पल कुंडली जो हम देख रहे थे, उस एग्जाम्पल कुंडली में इनका फोर्थ जो साइकिल है बीसीपी का वो चल रहा है। और फोर्थ साइकिल में जो इवेंट होंगे वो सन, उन इवेंट्स में सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको जीवन के एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बता रहा हूं कि भाई ये ये काइंड ऑफ आरूढ़ लगन को अब आप पकड़ोगे, कैसे हमें पकड़ना है। ठीक है, चलिए। तो सूर्य का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, मतलब वो उसके बेनिफिट या हाँ, मैलिफिट भी इस देखेंगे ना। इसका इसका मतलब ये है कि इस साल के लिए इनका जो सन है, इस साइकिल के लिए इनके जीवन में सन का की एनर्जी बनी रहेगी, या सन से रिलेटेड इनको रिजल्ट्स आने की काफी उम्मीद रहेगी। ठीक है। और बड़ा टेक्निकल है, समझिए बात को। पहला साल जो होता है ना, वो पहले यानी बर्थ से लेके पहले साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक मून एक्टिवेटेड है। मून इज अ कारक ऑफ मदर। बच्चा जो है मदर के प्रभाव में रहता है। ठीक है। दूसरा, 13 साल से 24 साल का इनका साइकिल है। उस ड्यूरेशन में बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, इसलिए मरकरी का एक्टिवेशन रहता है। तीसरा जो साइकिल है वो 25 साल से 36 साल की एज में, उस साइकिल में बच्चे का विवाह, उसको काम धंधा लगना, पैसे की कमाई करना, घर बनाना, वो सब चीजों में लगा रहता है। चौथे साइकिल में 37 to 48 के बीच में अब वो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, सन के बारे में आगे ज्यादा। अब उसके दिमाग में परिवार ही घूमेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, 49 to 60 के बीच में अब उसको मार्स की एनर्जी चाहिए होती है। मार्स की एनर्जी मतलब वो अपना एसेट बनाता है, जमीन खरीदता है, वो अपने क्या बोलते हैं, करेज दिखाने की कोशिश करता है, अपने स्किल्स बेस्ड वर्क करता है, क्योंकि उससे पहले ना वो आदमी भागा दौड़ी कर चुका होता है, उसने वो स्किल्स एक्वायर कर लिए, अब वो उन स्किल्स को बैठ करके यूज करेगा। ठीक है। अब 61 to 72, अब आपको पता है ये थोड़ा रिटायरमेंट का एज होता है। अब व्यक्ति का जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा समाज के रूप में या पूजा पाठ के रूप में थोड़ा जाता है, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है वो आदमी, फिर आगे बढ़ गया। अब वो बूढ़ा हो गया, सैटर्न की एज आ गई ना, सैटर्न का साइकिल आ गया, अब वो बूढ़ा हो गया है। फिर राहु, वो फिर जाने आने का काम हो जाता है राहु केतु का, वो बीमारियां लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना, वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो फिर राहु केतु का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये साइकिल जो है ना, ये टेक्निकल चीजें, हर साइकिल का स्वामी है वो टेक्निकली की आपको काम बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और नियम है, वो रूल्स को मैं लिख देता हूँ आपके लिए। वो रूल आप लोग लिख लीजिए, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नियम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको नियम नीचे लिखवा देता हूँ। चलिए। तो आपने देखना कैसे है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा, आ गया बाहर। ठीक है, चलिए। नियम क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले आप क्या करो, एज के अकॉर्डिंग कौन सा भाव एक्टिवेट, ये आपने देख लिया। रिफाइंड लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए, चेक।
रनिंग एज के अकॉर्डिंग आपने हाउस एक्टिवेशन देख लिया, फिर आपने देखा कौन सी साइकिल एक्टिवेटेड है। सर फिर ये साइकिल गोचर में भी देखना है क्या हमें? अभी गोचर का नाम भी नहीं लेना जब होगा तो मैं बताऊंगा आपको। आगे चल के, आगे चलकर। हाँ, गोचर क्या है ना, गोचर जो है ना वो इस फिर आप इस कंसेप्ट को, प्रिंसिपल को खा जाएगा। ठीक है, गोचर हम लगाएंगे जरूर, मैं जरूर आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगा गोचर कैसे लगा के हमने साइकिल चेक करनी है, या कैसे हमें हाउस की एक्टिवेशन को कंफर्म करना है, वो बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं लेना उसका नाम। ठीक है, जब आएगा समय तो मैं अपने आप करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो पहला हमारा था कि एज के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हाउस एक्टिवेशन है वो हमने चेक कर लिया। उसके बाद फिर कौन सी साइकिल एक्टिव है ये हमें चेक करना है, विच साइकिल इज एक्टिवेटेड, एंड साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेनेट एक्टिवेटेड है। जैसे फोर्थ साइकिल चल रही है तो इनका फोर्थ साइकिल के अंदर सन एक्टिवेशन में आ गया। ठीक है, फिर हमें देखना है कौन सा प्लेनेट एक्टिवेशन में है, फिर जो प्लेनेट एक्टिवेशन है उस प्लेनेट से उतने भाव आगे हमें जाना है। बताता हूं इसका मतलब, बताता हूं। जैसे प्लेनेट एक्टिवेशन साइकिल वाइज चेक करने के बाद उतने भाव आगे जाना है। तो जो आप लिख रहे हो वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ओ सॉरी, हाँ सर, ये दिख नहीं रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। आई थिंक अब नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, पहला कौन सा आपका रनिंग एज चल रहा है वो भाव आप देख लो एक्टिवेशन में। फिर कौन सा साइकिल आपका चल रहा है वो आपने देख लिया। उस साइकिल के अकॉर्डिंग एक स्वामी जो है वो एक्टिवेशन में होगा। अब हमें देखना है वो स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है और उतने भावों में आगे जाना। ठीक है, उतने भाव समझाऊंगा मैं कैसे यूज करना है। उतने भाव आगे जाने पर जो भाव आएगा वो भी एक्टिवेटेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं भट्ट साहब का चार्ट फिर से लगाता हूँ और आपको समझाता हूँ। सर एक ये मिनट मैं, लिख लेते हैं। हाँ कोई नहीं, मैं दे दूंगा आपको, ये सभी मैं सेव करके आपको भेजता हूँ। ठीक है, ये जो नियम मैंने लिखे हैं वो नियम मैं आपको समझा देता हूँ कैसे देखना है। कहाँ गया व्हाट्सएप का चार्ट, यार चलिए हम वापस चार्ट पर आ गए। ठीक है, अब ये जो मैंने नियम बताया, मैंने आपको आज आपको पिछला रिवाइज कराया, एक आरूढ़ का नियम समझाया, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब ये तीसरा नियम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये साइकिल का नियम है, चक्र स्वामी का नियम है। ठीक है, एज पर जो मैंने आपको भी टेबल लिखवाया उससे मुझे पता लगा कि इनका फोर्थ साइकिल चल रहा है, बीसीपी का फोर्थ साइकिल, और वो साइकिल इनका 37 की एज से 48 की एज तक चलेगा। और उस एज में उस साइकिल को रूल कौन करता है, उस साइकिल को रूल करता है सन, सूर्य। ठीक है, तो मैं देखूंगा सूर्य को ट्रेस करूंगा, कहाँ है सूर्य, ये रहा सूर्य। सूर्य इनकी कुंडली में 11th हाउस में बैठा हुआ है। जोन से साइकिल चल रही है ना, उस स्वामी से उतने भाव में आगे जाऊंगा, सूर्य से 4 भाव आगे जाऊंगा, 1 2 3 4, फिर से सेकेंड हाउस आया। दोबारा सुनिए, पहले मुझे क्या देखना है कि इनके जीवन की बीसीपी की साइकिल कौन सी चल रही है। बीसीपी की साइकिल चल रही है फोर्थ। फोर्थ साइकिल को रूल कौन करता है, फोर्थ साइकिल को रूल करता है सूर्य। मैंने कुंडली में सूर्य को ट्रेस किया, सूर्य कहां पर बैठा है, जहां पर सूर्य बैठा है उतने भाव से, उस भाव से साइकिल चौथी चल रही थी ना, तो मैं 4 भाव आगे गया। और उस साइकिल से जब मैं 4 भाव आगे गया तो मुझे उस सन से मैं 4 भाव आगे गया तो मुझे क्या मिला, सेकंड हाउस मिला। इनके जीवन में जिस प्रकार से 8th हाउस एक्टिवेटेड था ना, उसी ही एनर्जी के साथ सेकंड हाउस भी एक्टिवेशन में। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी 43 एज कंप्लीट होती, पहले दिन से लेके 44 तक एज तक पहुंचने तक
इनके जीवन में जो इवेंट्स होंगे वो इनके परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे होंगे। ठीक है। इनकम, क्योंकि सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ इनकम, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ सर्वाइवल फॉर हिम। तो सर्वाइवल के, इनकम के, घर परिवार से जुड़े हुए इवेंट जरूर होंगे। अभी तक नहीं हुए तो थोड़ा, अभी भी 1.5-2 महीना बचा हुआ है, उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है। सर मान लीजिए यहाँ अगर मंगल होता तो 5 भाव आगे जाते ना सर हम लोग। मंगल के लिए आपको देखना है ना, मंगल की साइकिल कौन सी एक्टिवेशन में जाएगी। मंगल के लिए मंगल जो साइकिल, फिफ्थ साइकिल। फिफ्थ साइकिल है ना, तो फिफ्थ साइकिल मतलब मंगल से 5 भाव आगे जाऊंगा मैं। हाँ मतलब जब, यहाँ अगर सूर्य की जगह मंगल होता तो यहाँ से 5 भाव आगे जाते। यस, जोन से साइकिल चल रही है ना, उतने भाव मैंने आगे जाना है, उस प्लेनेट से, उस कारक प्लेनेट से, उस स्वामी प्लेनेट से। क्लियर। तो ये जो साइकिल चल रही है, ये साइकिल देखो कितनी प्रोमिनेंटली दिखा रही है, आप खुद समझेंगे आप चीजों को। ये साइकिल ये दिखा रही है कि इन, इस मतलब एज नंबर 37 से एज नंबर 44 के बीच में इनके जीवन में जो बड़े बड़े इवेंट्स होंगे वो परिवार और इनकम से जुड़े हुए होंगे। ठीक है। सर्वाइवल के लिए होंगे। सर एक सवाल है सर। हाँ जी, पूछिए। सेकंड हाउस है सर मारक कहते हैं तो सर फिर उसको भी पॉजिटिवली लेना है। बिल्कुल, ये हाउस जो है ये इनकी फिजिकल वेल बीइंग के लिए भी थोड़ा सा मैलिफिक जाएगा। ये साइकिल जो है, ये जो साइकिल है ये इनके फिजिकल वेल बीइंग के लिए भी थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा। मोर ओवर, ये जो साइकिल है ये साइकिल 7th हाउस से 8th है। ये अगर इस ड्यूरेशन में, इस 12 साल के बीच में किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश करेंगे ना, उसमें भी इनको सडन कोई लॉस हो सकता है। हर भाव से आप इसको टैकल कर सकते हो, हर भाव से आप देख सकते हो। इनकी खुद की सर्वाइवल का भाव हो गया। इनके मान लीजिए कोई छोटे भाई बहन है तो उनके लिए ये नेगेटिव टाइम फ्रेम रहेगा, 3rd हाउस से 12th हो जाता है। इनके मदर के लिए, इनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा बेटर टाइम रहेगा ये जो 12 साल रहे। क्यों? क्योंकि ये 4th हाउस से 11th आ गया। इनके बच्चों का देखिए, इनके बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई हो गई या उनके जो कर्म है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे हाईली एक्टिवेटेड रहेंगे। या बच्चों का प्रोफेशनल करियर हो सकता है हाँ, इसमें लाइट में आ हाँ, जाए वो सर। भी एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकता है व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के। ठीक है। 6th हाउस से देखिए, 6th हाउस से ये जो सेकंड हाउस है वो 9th आता है। ठीक है। यानी कि अगर इस ड्यूरेशन में जो सेवा के रूप में इनको बेनिफिट होगा, जो भी सर्विस ओरिएंटेशन रखेंगे तो इनको बेनिफिट होगा। हर हाउस से आप इस हाउस को टैकल कर सकते हो इन 12 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि हर भाव, बड़ा टेक्निकल चीज में जा रहे हैं अब हम। इस 12 साल के ये जो एक साइकिल चल रही है ना, उस एक साइकिल के अंदर ना इनका पूरे ड्यूरेशन में, पूरे 12 साल के अंदर सेकंड हाउस तो ऑटोमेटिकली एक्टिव है 4th हाउस, 4th साइकिल के अंदर इनका। ठीक है। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, मान 37 की एज में खुद के लिए इवेंट्स, खुद की सर्वाइवल के लिए 37 की एज में आप पूछ लो इनसे, 100% बता देंगे कि इनका कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिला था, इनकम हुई थी, कहीं से अच्छी जॉब लगी होगी, परिवार वंश वृद्धि जिसे बोलते हैं, परिवार में वृद्धि होने की उम्मीद है। अब क्या होगा, हर एक जब 37 में एक भाव फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा, 38 में सेकंड हाउस एक्टिव होगा, 39 के अंदर फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे करते करते हर साल एक एक भाव तो जाएगा ना आगे आगे। अब ये कहें जी, मेरे को ये बताओ कि मेरा ना, मुझे मेरा भाग्योदय, मेरा भाग्य का साथ कब मिलेगा। जैसे पूछ लो कि मेरा भाग्य का साथ कब मिलेगा, या मुझे भाग्य से इनकम, या मेरा मतलब जो कमाई का जो जरिया है वो कब बढ़ेगा। अब जरा हिसाब लगाओ आप, इस व्यक्ति का सेकंड हाउस एक्टिवेशन में नेचुरली इस साइकिल के अंदर, ठीक है, इनकम का हाउस। अब हमारे पूरे चार्ट में कौन सा भाव है जहां जिसको हम भाग्य बोलते हैं? 9th हाउस। नाइन्थ हाउस। ठीक है। अब जरा समझिएगा, इनका 37 में लग्न एक्टिव हुआ है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 की एज में इनका ऑटोमेटिकली 9th हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा। ठीक है। 9th हाउस एक्टिवेशन यानी कि 45 की एज जो है इनको कहीं ना कहीं अच्छा कुछ देके जा सकती है।
उसमें वो कैपेबिलिटी है 45 की एज में कि भाई इनको कुछ मिले, अच्छा मिले। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, 45 की एज में जब ये आएंगे, उस समय इनका सेकंड हाउस ऑलरेडी एक्टिवेशन में है। इनकम का जो स्रोत है, जहां से हम इनकम देखते हैं, परिवार को देखते हैं, वो ऑलरेडी एक्टिवेशन में है। और 45 की एज हमारे भाग्य की है, भाग्य को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी 45 की एज में जब इनका सेकंड हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है, वहां पर इनको भाग्य का साथ मिल सकता है, जिससे इनकम कर सकते हैं ये। क्लियर? पर सर ये सेकंड हाउस तो 9 से 6 है, तो सर फिर वो हाँ, कैसे होगा? 9 से 6 है, मैं मान गया। उसके भी रिजल्ट मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा उसका रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने ये थोड़ा ना बोला कि उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने बोला है कि इनके भाग्य का जो साथ है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, वो उनको मिल सकता है। अच्छा, मतलब भाग्य एक्टिव है, बाकी रिजल्ट्स हमें मिले जुले वो देखने हैं, इंटरप्रेट मिले करने जुले देखने हैं। उस सेकंड हाउस से फिर आप जैसे मर्जी गिनती गिनको, जो जो आप निकाल सकते हो वो निकाल लो। जितना आप खोदोगे उतना वो आप निकालते जाओगे। अच्छा, 45 की अभी अभी के संदर्भ में देखिए, देखो अभी ना इनका सेकंड हाउस एक्टिवेशन में है इस साल में, और इनका 8th हाउस भी एक्टिवेशन में है। तो परिवार के संदर्भ में कुछ सडन इवेंट होने की उम्मीद काफी है। मैंने इनसे भी प्रश्न किया था कि आपके जो इन लॉज हैं उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो इन्होंने बोला हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्यों मैंने से पूछा था प्रश्न? क्योंकि 8th हाउस का 7th हाउस है, सेकंड हाउस। पैतृक संपत्ति होती है 8th हाउस। मतलब सडन गेन्स, पैतृक संपत्ति, ससुराल, ये सडन 7 तो गेन्स, इसमें अच्छा ही अब एक रहेगा। मैं इसमें आगे बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि सडन गेन्स कैसे होते हैं, आदमी को पैतृक संपत्ति कैसे मिलती है। दहेज मतलब ये इसमें मिलती है, प्रॉपर्टी के थ्रू मिलती है, बाकी सडन तो लॉटरी से भी मिलता है। हाँ, बाकी लॉटरी से भी ससुराल मिलता वालों है, से, और लेकिन ससुराल वालों से तो किसी के डेथ होने से भी फैमिली इंश्योरेंस का 8th हाउस इंश्योरेंस का पैसा है। इंश्योरेंस का जी। ठीक है, बाकी तो अभी हमने इतना ही यहाँ पे एनालाइज करना है अभी, और हम इसको डिगअप नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने ये बात तो समझ लेनी है कि इस व्यक्ति का परिवार वाला, इनकम वाला, सेकंड हाउस से जो जो आप देख सकते हो ना चीजें, इसकी वाणी, इसका फूड हैबिट, इसका इस व्यक्ति का इनकम का स्रोत, वो सब एक्टिवेशन में है। ये आदमी जितना इन्वेस्ट करेगा उतना पैसा कमाएगा। ठीक है। फिर खाने पीने की आदत भी एक्टिवेटेड है। हाँ, ये सजा हुआ खाना 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 है भाई ने, थाली सजा के खाना खाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारा नियम कि जिसके अंदर हम जो साइकिल का जो लॉर्ड है ना, साइकिल लॉर्ड है, जिसे हम चक्र स्वामी बोलते हैं, चक्र स्वामी की एक्टिवेशन हम कैसे देखते हैं, चक्र स्वामी से हम एक्टिवेशन कैसे करवाते हैं। हमने देखा कौन सा लाइफ का साइकिल चल रहा है, उस लाइफ साइकिल का स्वामी कौन है, उस स्वामी को हमने अपनी कुंडली में ट्रैक किया, और उससे उतनी साइकिल, जितनी साइकिल जो साइकिल चल रही है ना, उतने भाव हम आगे चले गए। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल कुंडली बनाइए आप लोग, 6 नंबर की एग्जाम्पल कुंडली बनाइए। सर इसका मतलब ये तो जो जो पीरियड चल रहा है उसके सब इवेंट्स इतने सब मिल रहे हैं हमें, तो ये सब एक एज मतलब वैसा तो नहीं कह सकते, पर ये वर्ष भर जैसा ही हो गया ना, पूरे साल के लिए वैसा रिजल्ट वो पीरियड के लिए हाँ, मिलेगा। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली वर्ष फल तो नहीं है, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो सर। ठीक है, आपने 6 नंबर का चार्ट बना लिया, ब्लैंक चार्ट बना लिया। 6 नंबर लगन ना? यस सर। हाँ, 6 नंबर लगन का आप ब्लैंक चार्ट बना लो। लगन में आपको रखना है सूर्य मंगल बुध। लगन में आपने रखना है सूर्य मंगल बुध। ठीक है, थर्ड हाउस में शुक्र, थर्ड हाउस में शुक्र रखेंगे। फोर्थ हाउस में आप रखोगे शनि।
सिक्स्थ हाउस में राहु, 12th हाउस में केतु, 7th हाउस में चंद्रमा, 10th हाउस में गुरु। ठीक है, हो गया। चलिए, अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं। इस व्यक्ति की जो जॉब है वो रनिंग एज 27 में लगी है। इस व्यक्ति की जो जॉब है वो रनिंग एज 27 में लगी है। अब जरा मुझे, मैंने आपको इतना हिंट दिया है, जरा इसको एनालिसिस करके बताओ कि जब इसकी जॉब लगी है तो उसका कौन से हाउस एक्टिवेशन में होने चाहिए। रनिंग एज थर्ड हाउस 27 में कौन सा भाव एक्टिवेट होगा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस एक्टिवेशन में होगा। ठीक है, आपके पास चार्ट है इस व्यक्ति का। ठीक है, थर्ड लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठा है उसका जरा अब एनालिसिस करो। थर्ड लॉर्ड लगन में है। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि लगन एक्टिव हो गया। थर्ड लॉर्ड की दूसरी राशि कहां पर आ गई? अष्टम में। अष्टम में आ गई। ठीक है, वो एक्टिवेट हो गया। थर्ड हाउस एक्टिवेशन में आ गया। हमने अपने नियम को लगाते हैं। पहला नियम क्या था? हमें देखना रनिंग एज क्या चल रही है, रनिंग एज के हाथ हाउस एक्टिवेशन क्या चल रही है। आपको पता लग गया रनिंग एज 27 है, आपने थर्ड हाउस एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, थर्ड हाउस जब एक्टिवेट होगा तो थर्ड हाउस का स्वामी देखोगे आप। वो स्वामी कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। अब आप लिख लो थर्ड हाउस एक्टिवेटेड, लग्न एक्टिवेटेड। ठीक है, इस लग्नेश के साथ कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं? सूर्य और मंगल बैठा है। बैठा है सूर्य और मंगल। यस सर, बराबर है। ठीक है, सूर्य और मंगल के कौन कौन से भाव हैं वो देखो जरा, कहाँ कहाँ पे राशि आ रही है इनकी। सूर्य की राशि जो है वो आ गई आपके 12th हाउस में। ट्वेल्थ हाउस। 12th हाउस एक्टिवेट हो गया। मंगल देखो, मंगल कहाँ कहाँ का स्वामी है, किस कौन से भाव में राशि आ रही है? तो मंगल तो हो गया थर्ड और एट। मंगल की दूसरी राशि भी तो है ना 8th हाउस में, यस सर। वो भी एक्टिवेट हो गई। यस सर। ठीक है, बुध की जो राशियां हैं यानी लग्न और 10th हाउस भी एक्टिवेशन में आ गया। यस सर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन कौन से हाउस एक्चुअल में एक्टिवेशन में है। लग्न, हम्म। थर्ड, हाउस भी active हम्म। थर्ड, 8th, 10th एंड 12th लग्न, थर्ड, 8th, 10th एंड एंड 12th। 12th। ठीक, तो जब सेकंड लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड भी तो हो जाएगा क्योंकि वीनस बैठा है वहां पे। यस ऑफ कोर्स। तो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड नाइन्थ हाउस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस व्यक्ति के लग्न, सेकेंड, थर्ड, आपका 8th, 9th, 10th और 12th, 11th छोड़ दीजिए अभी, ये सारे भाव एक्टिवेशन में आ गए। मैंने आपको क्या बोला कि इस व्यक्ति का जॉब लगा। इसके जॉब के साथ साथ और कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं? सर, भाग्योदय हो भाग्य में वृद्धि हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, जॉब मतलब लगा, चलो भाग्योदय हो गया, वेरी गुड। सर, ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब ट्वेल्थ इन्वॉल्व है, इसका मतलब फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। हम्म। अ, फॉरेन ट्रेवल, हॉस्पिटलाइजेशन, और सेकंड धार्मिक हाउस है मतलब यात्राएं, yes, sir। धार्मिक यात्राएं है ना, और
सर अष्टम भाव है, मतलब तो फिर जो आपने कहा है वैसे ही सर, सडन गेन्स वगैरह जो है। सडन गेन्स, कहीं पे पैसा रुका हुआ था अचानक से मिल गया होगा, सडन गेन हो गया होगा। हम्म, थर्ड हाउस चेंज ऑफ प्लेस भी होगा जी। चेंज ऑफ प्लेस, ओके ठीक है। तो सेकंड हाउस है, मतलब इनकम का ये सोर्स मिलेगा सेकंड हाउस ऑब्वियसली बात है, एक्टिविटी। जॉब लगी है तो इसका मतलब इनकम का स्रोत ओपन हो गया है। इसके साथ साथ, भाव के साथ साथ, इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स भी अपना रिजल्ट देंगे। फोकस ऑन देम, उन पे फोकस करो आप। मैं आपको ये लाइव काम करवा रहा हूं, फोकस करो। शुक्र एक्टिवेट हो गया इसका मतलब लग्जरी फैमिली ये जो है। लग्जरी। शुक्र मतलब कोई ना कोई, अब नौकरी लगे तो रिश्ता भी आ सकता है, हम्म, ठीक है। हम्म, सूर्य मंगल और बुध तीनों एक्टिवेट हो गए। हम्म, सूर्य क्या होता है? फैमिली। यस सर। मंगल क्या होता है? छोटा भाई, स्किल्स। हम्म, बुध क्या होता है? बिजनेस, मेरा फ्रेंड यस। सर्कल। यही तो होता है ना। बुध क्या होता है? मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया, मेरी स्पीच हो गई, मेरा मैथ मतलब मेरे एनालिटिकल जो स्किल है वो हो गया, एनालिटिकल माइंड में कैसे लगा पाता हूँ वो हो गया। गुरु, 10th हाउस में बैठ के गुरु एक्टिवेट हो गया। हम्म, मतलब ठीक है। फेम वगैरह मिलेगा। हाँ, फेम मिलेगा, परिवार में नाम बढ़ेगा, परिवार का नाम बढ़ेगा, पद प्राप्तियां होगी। ठीक है। सर यहाँ हम लोग जो प्लैनेट्स है उस पे एस्पेक्ट नहीं लेने वाले क्या सर? मेरे को उस भाव, जो मेरा भाव एक्टिवेटेड है ना, थर्ड हाउस जो मेरा एक्टिवेटेड है, थर्ड हाँ, हाउस पे पढ़ने वाले जो प्लेनेट की एस्पेक्ट हैं, उन प्लेनेट को मैंने कंसीडर करना है। यहाँ पे थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही, इसलिए मैं किसी और प्लेनेट को नहीं पकड़ रहा हूँ। ओके क्लियर? गॉट इट सर। जो हाउस एक्टिवेटेड है पहले उसको देखना है हमने। हम्म। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनको जॉब, हमने जॉब के लिए हम क्या, कौन सा हाउस देखना चाहिए हमें? 10th हाउस देखना चाहिए, सिक्स्थ भी। सिक्स देखना चाहिए, कर्मों के लिए 10th हाउस देखना चाहिए। हाँ, क्लियर? यहाँ पे हाँ, प्राइमरी हाउस ऑफ प्रोफेशन यानी कि जो हमारा 10th हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है। क्या आपको इस व्यक्ति के परिवार में कुछ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दिख रही है? सर गुरु की फिफ्थ दृष्टि है तो पॉजिटिविटी। ओके। थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है। आई टोल्ड यू दैट थर्ड हाउस is house from where we can predict the demise of our parents या grandparents या जो हमारे परिवार के अंदर कोई ना कोई लॉस। ओके। Why so? Because third house is 12th from 4th and 7th from 9th। हाँ, इस ड्यूरेशन में स्पेसिफिकली थर्ड हाउस एक्टिवेशन में इस व्यक्ति के जो ग्रैंड मदर हैं वो एक्सपायर हुई, रनिंग एज 27 में। ठीक है। ये जिस हाँ, कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में इनकी कुछ कॉशन मनी ब्लॉक थी, वो थोड़े एफर्ट लगाने से इनको मिल गई अचानक से 8th हाउस एक्टिवेशन। ओके। 12th ग्रैंड हाउस मदर, का, हाँ जी, ग्रैंड मदर कैसे देखते हैं सर हम लोग? ग्रैंड पेरेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो स्पेसिफिकली आपको ग्रैंड पकड़ना पड़ेगा। पेरेंट दैट इज 8 फ्रॉम 12th 8, फ्रॉम ठीक है। 12th फ्रॉम 4th। ठीक है। पूछेंगे कितना सब्जी कितनी जल्दी। अब ये जो जिस एज में है जरा उसको पकड़ते हैं, आरुण को भी पकड़ते हैं। ठीक है। इनका जो थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है उसका स्वामी देखिए कहां बैठा है, अपने से 11वें में बैठा है। यस सर। ठीक। अगर मैं इनके, अ, जो 12th हाउस एक्टिवेशन में है उसका स्वामी देखिए कहां बैठा है, अपने से 11वें में बैठा है। ठीक। अगर मैं इनके, जो 12th हाउस एक्टिवेशन में है उसका स्वामी देखिए कहां बैठा है, अपने से 11वें में बैठा है। ठीक। अगर मैं इनके, जो
थर्ड लॉर्ड है उसका आरूढ़ निकालना चाहूं, मतलब थर्ड हाउस का आरूढ़ निकालना चाहूं, A3 निकालना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? सामान्य नियम लगाऊंगा, मंगल से 11 भाव गिनूंगा, कहां बैठेगा? 11th हाउस, यानी कि 4 नंबर की राशि। हाँ बराबर, 11th हाउस बराबर है। जब इनका A3 यानी कि आरूढ़ ऑफ थर्ड हाउस 11th हाउस में जाएगा, डेट इज अ हाउस ऑफ गेन, यस सर। प्रॉफिट, क्लियर? जब हाँ इनका 11th हाउस एक्टिवेशन में आ गया, तो यानी कि ये जो ड्यूरेशन है, ये जो साल है, ये साल इनको प्रॉफिट होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जॉब लगेगी। दूसरा, क्या ये हाउस सोशल सर्कल का हाउस है? यस सर, फ्रेंड्स लोगों से प्रॉफिट, यस है ना। इस रनिंग एज में इनका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, इनका फ्रेंड जो ऑरा है वो डेवलप होगा, हम्म, या गेन फ्रॉम फ्रेंड साइड, जो सोशल सर्कल है, फ्रेंड साइड जो है, वहां से कुछ गेन्स मिलेंगे। Sir, can we always also say here कि उनको this person will get a chance to upgrade his skills, maybe education, further education, part time कुछ करके या कुछ? हाँ, कर कह सकते हो आप, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या because Mercury is involved तो वो भी आ जाएगा ना शायद skill upgrade तो व्यक्ति को। को मल्टीटास्किंग बना देता है। Yeah. ठीक है? ये व्यक्ति का जो सर जॉब है ना, चलो मैं आपको इसको थोड़ा और सर इलेबोरेट। गेन्स नाइन्थ फ्रॉम हाउस इज ऑलरेडी गेन फ्रॉम एक्टिवेटेड। बड़े भाई का भी, मतलब बड़े ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है ना साथ में, हाँ 11th। हाँ, उनका भी हो सकता है। ओके। अगर सर्वाइविंग है ब्रदर सिस्टर, एल्डर्स हैं, तो उनको भी फायदा हो सकता है, या उनसे संबंध में भी, उनके जीवन में भी कोई ना कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है, इसकी जॉब कहाँ लगी? इसकी जॉब लगी बैंकिंग सेक्टर। नाउ लोकेट दैट थिंग, बैंकिंग का संबंध आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेकंड हाउस से सर। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, यस। एंड बैंकिंग इज ऑलरेडी ऑन इन डायरेक्टली, ये जो है ये पेपर वर्क और ऑनलाइन एक्टिविटीज में आ गया है। ठीक है। बुध इज इन्वॉल्व, एनालिटिकल वर्क चल रहा है, गुरु इज इन्वॉल्व। ठीक है। बुध, सेकंड हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन थर्ड। अब देखिए, थर्ड हाउस एक्टिवेशन में आया, गुरु एक्टिवेशन में आया, मंगल एक्टिवेशन में आया, बुध एक्टिवेशन में आया, सूर्य एक्टिवेशन में आया। इस व्यक्ति का जो जॉब है वो बैंक पीएसबी में लगा, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें लगा। हाँ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक बराबर है। है। और ठीक। सर और सर वीनस भी है, वीनस रिप्रेजेंट्स मनी, फाइनेंस, बैंक। यस, ऑफ कोर्स। ठीक। अभी मैं उसमें भी आऊंगा। ठीक है। तो हमने इस व्यक्ति का आरूढ़ देखा, जिस भाव को एक्टिवेशन मिल रहा है रनिंग एज में, उस भाव का जो आरूढ़ है वो 11th हाउस में जाके बैठा, वो एक्टिवेशन में आया। उसने कंसर्न हाउसेस को एक्टिव किया, और हर हाउस से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के दिया। इनके ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई ड्यू टू थर्ड हाउस एक्टिवेशन, इनके फैमिली, इनके इनकम का सोर्स बना ड्यू टू सेकंड हाउस एक्टिवेशन। वो इनको जो जॉब प्रोफाइल मिला, वो अपने घर से थोड़ा दूर मिला, 12th हाउस एक्टिवेशन, मतलब थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ। इनका कर्म एक्टिव हुआ ड्यू टू 10th हाउस एक्टिवेशन। इनका फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड जोन था, वो जो फ्रेंड एरिया था, सोशल सर्कल था, वो डेवलप हुआ, 11th हाउस एक्टिवेशन। सडन इनका कोई कहीं पे पैसा फंसा हुआ था, वो इनको मिला, 8th हाउस एक्टिवेशन। क्लियर? सर इसका, हाँ सर 11th हाउस एक्टिवेटेड है तो मतलब उसका लॉर्ड भी लेंगे क्या सर? चंद्रमा है तो उससे मतलब पार्टनरशिप या बीवी शादी होती तो उससे अभी लॉर्ड। हम उतना आगे नहीं जा रहे, हम यहीं पर रुक रहे हैं। ठीक है। जाने को तो यहाँ पे डिस्पोजिटर थ्योरी भी लगेगी, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब
जब हमने A3 देख लिया, हमने नॉर्मली हाउस एक्टिवेशन देख लिया, कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं वो हमने देख लिए। नाउ रीच टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज साइकिल एक्टिवेशन। इनका जो एज साइकिल चल रहा है वो थर्ड साइकिल चल रहा है, ठीक है। थर्ड साइकिल में वीनस एक्टिवेशन में आता है, ठीक है। तो हमें इनके चार्ट में वीनस को लोकेट करना है। वीनस कहाँ है? थर्ड हाउस में। यस सर। अब वीनस से 3 भाव आगे जाइए, क्योंकि इनका थर्ड साइकिल एक्टिवेशन में है। तो जब आप वीनस से थर्ड हाउस एक्टिवेशन, थर्ड हाउस आगे जाओगे, यू विल गेट फिफ्थ हाउस। यस और नो? यस सर। वीनस से थर्ड हाउस आगे जाने पर, एक तो वीनस चल रहा है यानी कि शादी का समय चल रहा है, पैसा कमाने का समय चल रहा है, घर परिवार सेटल करने का समय चल रहा है। देन व्हेन यू रीच fifth house, at fifth house, now this will turn into romance and prem prasang. This also gives you the activation of fifth house. और जब फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन में आता है यानी संतान का भाव एक्टिवेट हो जाता है, रोमांस का, लव अफेयर्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो जैसे इनकी नौकरी लगी उसके बाद इनका विवाह का भी समय शुरू हो गया। अब आप बोलोगे सर विवाह क्यों बोल रहे हो, फिफ्थ हाउस से क्यों बोल दिया? क्योंकि इनका सेकेंड हाउस भी एक्टिवेशन में, परिवार का भाव भी एक्टिवेशन में। क्लियर? परिवार के साथ अब इनका फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेशन में, यानी कि लव अफेयर्स, फ्रेंडशिप और संतान का भाव भी एक्टिवेट हो गया, पढ़ाई लिखाई का भाव भी एक्टिवेट हो गया। तो जब ये इन्होंने जॉब ज्वाइन किया उसके बाद इनको ट्रेनिंग्स करनी पड़ी। सेवेंथ लॉर्ड भी एक्टिव है सर। हाँ जी, सर सेवेंथ लॉर्ड भी एक्टिव है गुरु। सेवेंथ लॉर्ड भी एक्टिवेशन में है, ठीक है। गुरु भी एक्टिवेशन में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इनका जो मैरिज हुआ ना वो जस्ट नेक्स्ट ईयर में हुआ, यानी कि रनिंग एज 28 में हुआ, ठीक। क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉमिस तो आ गया इस वाले पॉइंट से। शुक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, साइकिल लॉर्ड है वो, चक्र स्वामी है। और जब इनका नेक्स्ट एज आएगा तो इनका फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा। और जैसे ही फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में आएगा यू विल गेट टू नो कि भाई एट्थ हाउस एक्टिवेशन, फोर्थ हाउस एक्टिवेशन यानी कि परिवार की वृद्धि, सेटलमेंट इन गृहस्थ आश्रम। फोर्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ गृहस्थ आश्रम। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये चीज? कई लोगों का जॉब लग जाता है, जॉब लगने के बाद 4-4 5-5 6-6 साल तक ढूंढते रहते हैं, लड़की शादी नहीं होती। देखा होंगे आपने कई एग्जांपल, भाई 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई सुटेबल मैच ही नहीं मिल रहा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? क्लियर हुआ? एनी डाउट? आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम फिर आगे चलेंगे। आगे मैंने आपको बहुत मजेदार चीजें करवानी है। आज तो कोई डाउट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग था। जी लुकिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। हाँ, मैं आपको इसके अंदर अभी मैं आपको जो हमारे कैट वाले भाई हैं उन लोगों को और मजा आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं ओके इसके अंदर डिग्रीज को भी इन्वॉल्व करूंगा, ओके ओके ओके। ठीक है। तो जब आप डिग्रीज को इन्वॉल्व करोगे तो मैं आपको दिन तक निकलवाने की कोशिश करूंगा, या अप्रोक्सीमेट टाइम या उस मंथ तक हम जाने की कोशिश करेंगे जिस मंथ या टाइम के आसपास वो इवेंट हो सकता है। ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो हमारे जो दीप जी थे उनका
भर भर पेट भरेगा, तो कोई टाइम इवेंट ऑफ टाइम ही निकालते थे। जी जी, लेकिन ट्रांजिट को लास्ट में रखिएगा एज यू टोल्ड मी, राइट? ट्रांजिट नहीं करवाऊंगा, मैं ट्रांजिट नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाँ, ट्रांजिट अगर मैंने आपको करवा दिया तो ट्रांजिट इस प्रोसेस को खा जाएगा। यस यस, आई एग्री। ठीक तो है हम जी। उद्देश्य से भटक जाएंगे इसके पीछे। पीसी नहीं, नहीं मुद्दे से नहीं, भटकेंगे नहीं सर, वो फिर ना थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाएगा टॉपिक के साथ। आई बीसीपी रिक्वेस्ट मैं I आपको बताऊं, request I request all participants not to insist for that and let the teacher go with his flow of teaching. Yes, of course. ट्रांजिट मैं करवाऊंगा जरूर, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि ये इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी ना हम ना कोई बात ही नहीं कर रहे, Hmm. ना हम दशा देख रहे, ना Correct. हम गोचर देख रहे। Correct. क्योंकि आप बात समझिए, दशा और गोचर क्या है? दशा एक मेजर पीरियड है जो किसी भी काम को करने के लिए इंपॉर्टेंट है। Hmm. और ट्रांजिट वो टाइम लेकर के आता है जब वो इवेंट अकर होता है या हैपन होता है। Correct. अगर मैं आपको ट्रांजिट और गोचर अभी सिखा दूंगा ना, फिर आप इस पैटर्न को, इस टॉपिक को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, डन। इस टॉपिक का मेन जो मजा है ना, जब आप रिजल्ट निकालोगे चुटकियों में, Hmm. वो मजा ही है जब आप कोर विदाउट ट्रांजिट, विदाउट दशा आप इसको पकड़ो। Correct. Correct. That is the beauty of this. यस, आप इसको 10 20 25 कुंडली में लगा के देखो। आपने करना क्या है, आपने बस चार्ट लेना है, चार्ट लेके ना Hmm. साइकिल वाइकिल नोट करनी है, आपने एक नोट बना लेना है कि इस एज में इसके साथ ये इवेंट होने की उम्मीद है। ठीक है, Correct. Correct. आपने लिख Correct. लिया। फिर आपको मैं जब दशा के साथ उसको मैचअप करवाऊंगा कि भाई Hmm. दशा उस तरीके से चल रही, मैं दशा को इन्वॉल्व जरूर करूंगा। दशा इज द, अब से 2 क्लासेस के बाद मैं दशा को उसमें इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, जी। दशा, फिर हम बाद में ट्रांजिट पकड़ेंगे, तब आप लिख लोगे कि आपने जो नोट्स बनाए थे कि भाई इस एज में ये इवेंट होने चाहिए, क्या दशा पैटर्न या गोचर उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। Correct. तब हम उसको पकड़ पाएंगे कि हाँ भाई हमने ये इवेंट लिखे थे और दशा और गोचर से भी ये इवेंट जो है वो मैच हो रहे हैं, यानी कि ये टेक्निक वर्क कर रही है। ठीक ठीक है। ठीक है, ये फ्लो है, इस फ्लो में ही मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो डन। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर कि इवेंट कब होगा, अभी आज की क्लास में पूछा, मैंने आपको बताया था, मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे होगा। वो मैं आपको डिग्री के साथ डेज का अप्रोक्सीमेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो काम कब कब हो सकता है। ठीक है ठीक जी। है, ठीक है। हाँ जी, दीप जी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो आपने यही सिस्टम अगर हमने अच्छे से सीख लिया, हाँ जी, तो अगर हमने गोचर और ये सब अगर नहीं भी किया तो ठीक रहेगा, चलेगा? नहीं ठीक नहीं रहेगा, अच्छा, नहीं चलेगा। नहीं देखो चलेगा। मैं आपको बताऊं, जो लोग बीसीपी अप्लाई करते हैं ना, उनको गोचर और उसकी जरूरत नहीं है। टेक्निकली मैं आपको बताऊं या थ्योरेटिकली मैं अगर आपको बोलूं कि थ्योरी फॉर्म में कि अगर आपको बीसीपी का आप मास्टर बन गए, किसी चीज का मास्टर बनने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप बीसीपी के मास्टर बन गए तो आपको दशा और गोचर नहीं देखना। ठीक है, ऐसे तो हमने प्रोग्रेशन भी सीखा है। मैंने आपको जो हमारा कर्मा चल रहा था उसमें मैंने आपको जुपिटर का प्रोग्रेशन भी दिखाया था। जी मैं जी। आपको मैं सेम इवेंट प्रोग्रेशन से भी दिखा दूंगा, राइट। क्योंकि अलग अलग विषयों ने, अलग अलग जो रिसर्चर्स रहे हैं उन्होंने अलग अलग टेक्निक पे काम किया। लेकिन एक चीज तो कॉमन है ना, जिस समय वो इवेंट होना है वो इवेंट सारी टेक्निक से दिखना चाहिए। यस यस। टेक्निक में कोई भी लगा दूं, मैं प्रोग्रेशन लगा दूं, प्रोग्रेशन तो वर्चुअल है, वो तो मतलब विजिबली दिखता भी नहीं है। गोचर तो फिर भी दिखता है ना आपको कि प्लेनेट करेक्ट। इस टाइम पे घूम रहा है, तो गोचर से तो आपको प्लेनेट की पोजीशन दिख जाएगी, प्रोग्रेशन तो दिखेगा भी नहीं। सेम इवेंट आई कैन ऑल्सो टेल यू, या सेम मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ विद द ट्रांजिशन, जो ट्रांजिट चल रहा है, विद दशा सिस्टम, विद प्रोग्रेशन जो वर्चुअल होता है, और विद बीसीपी, और चारों टेक्निक सेम इवेंट को ट्रिगर करेंगे, 100% ट्रिगर करेंगे। But क्यों? why we need to confirm? हाँ जी, So why we need to confirm this? हमने इसे confirm क्यों करना है जब हमें मिल रहा है मैं किसी बताता हूँ, तरीके से? मैं बताता हूँ। होता क्या है सर, कई बार ना कोई इवेंट होना है और वो होता नहीं है। ठीक है, कई बार क्योंकि हम लोग ना, हम सीख रहे हैं चीजें, कई बार कोई चीज होनी है, दिख रही है, हो नहीं रही है, हमें वो भी कारण ढूंढना है कि वो क्यों नहीं हो रही है। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इस टेक्निक को आपको फुल प्रूफ सिखा दूंगा। मैं ये भी क्लेम नहीं करूंगा कि मैं बिल्कुल आपको
ढीला छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जिससे आप अपने जो आपकी प्रिडिक्शन है उसके अंदर आपको सॉलिडिटी मिल जाए, आपको एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड मिल जाए कि हाँ भाई जो मैं बोलने जा रहा हूँ या जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ या जो मुझे समझ में आ रहा है ये सही में होने वाला है या नहीं होने वाला है। हमें हम सीखेंगे ना, सीखने के बाद अब मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो टीचर सिखाता है कि भाई तुमने ये कर दिया ना, अब इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई द आंसर। तो क्या हम फिर कोई टेक्निक लगा के उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ जी हाँ जो हमारा आंसर है ना ये वेरीफाई भी हो गया, नाउ आई होल्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कि हाँ मैंने जो काम किया वो सही किया है। इसीलिए हम उस पे काम को करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, ये इवेंट हो सकते हैं, इन ग्रहों से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं। नाउ वी विल जंप टू दशा, देन विल जंप टू ट्रांजिट। अगर वो भी सेम चीज को बता रहे हैं, यानी कि मैंने जो प्रिडिक्शन देनी है वो मैं ठोक बजा के दे सकता हूँ। सर मतलब आपने कहा है जैसे अभी 5th हाउस में आरूढ़ लगन आ रहा था, उसकी शादी के चांसेस, तो क्यों नहीं हो रही है भाई साहब? नहीं हुई तो फिर उसके लिए हमें ये आगे देखना है कि उसका बिल्कुल रिजल्ट क्या देखना है। है ना, क्यों नहीं हो रही, देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ज्योतिष बड़ी गहन है। पीसीपी पकड़ लो या भृगु जो सरल पद्धति है वो आप पकड़ लो, उसके अंदर क्या है, सहम की, सहम एक शब्द होता है, सहम, ठीक है, वो पॉइंट आ जाता है। अब मैं कितना पढ़ा दूंगा आपको, तो मेरे को इतना पढ़ाना है जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो, ठीक है। हमें ये आरूढ़ लगने से देखो हमने तुरंत पकड़ा कि भाई आपको आपको ना, आपके अंदर पैसे आपके पास 10 रुपए हैं, लोग समझते हैं आपके पास 100 रुपया है। उन्होंने वो बोला भी हाँ जी ऐसे ही होता है, ये कैसे हो गया? मैं 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 1 लाख लोगों में, 1 लाख लोगों में सेम टेक्निक सेम तरीके से अप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। और वो 100% 100% सही बैठेगी अगर मेरी लर्निंग सही है तो वो हाँ सर। चीज हमें कैसे आएगी, वो हमें प्रैक्टिस करके आएगी। वो प्रैक्टिस की, हाँ मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बार बार उसको रिग्रेसली देख रहा हूँ, 10 चार्ट 50 चार्ट, और मैं उनसे लोगों को वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि भाई क्या ऐसा होता है, वो बोलेगा हाँ जी होता है, होता है तो मेरा नियम सही लग रहा है। और 50 में लगेगा तो 100 पे भी लगेगा, 100 पे लगेगा तो 1000 लोगों पे भी लगेगा। मतलब जिस पे आरूढ़ नहीं लगन देख के लगेगा, लोग। जिस पे नहीं लगेगा, फिर वो रिसर्च का पॉइंट है कि क्यों नहीं लगा। कोई ऐसा भी तो होगा जिसमें नहीं लगेगा, जिसपे नहीं लगेगा फिर हमें देखना है कि क्यों नहीं लग रहा। हाँ क्योंकि मतलब अगर आरूढ़ अभी लगन देख के लोग आरूढ़ लगन इससे का क्या तो है, नहीं, जैसे 3rd हाउस का आरूढ़ लगन 5th हाउस में आया तो लोगों को तो लगेगा कि इसकी इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा है, तो इसकी तो आराम से शादी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका हमने रीजन जस्टिफाई करके ढूंढना है। हाँ हमें देखना है ना, हमें हमें खुद भी तो सीखना है ना चीजों को, कहाँ पे कमी आ रही है हमारी, जहां पे हमारी कमी आएगी हमें फिर पूरा करना पड़ेगा ना, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ऑल ओके। तो हमारा आज एक अच्छा सेशन रहा, मैंने आपको कुछ रूल समझाए, कैसे कैसे हमें चार्ट को एनालाइज करना होता है, देखना होता है, वो मैंने आपको समझाया। अब हम, हाँ जी, नहीं सॉरी सर। ठीक है, मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में 10-15 मिनट के अंदर आफ्टर सेशन मैं आपको चार्ट्स भेजूंगा, मैं आपको इवेंट्स बताऊंगा, ठीक है, कि ये इवेंट इस रनिंग एज में हुई, आपको उस पर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा लगाओ, वो अपने ऊपर भी लगा के देखो, है ना। आपको अपने इवेंट्स तो पता ही है ना कि भाई मेरी मैरिज कब हुई है, मेरे बच्चे कब हुए हैं, वो रनिंग एज क्या चल रही थी मेरी, उसमें मेरा ये हाउस एक्टिवेशन में था या नहीं था, तो आप अपने ऊपर भी तो लगाओगे ना। जब आप अपने ऊपर लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा ना, हाँ ये फिट बैठा है नहीं बैठा। कि मैं तो आपको भाई गोचर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं तो आपको दशा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना वो दशा उस समय क्या थी, उस समय क्या गोचर था। तो अपना बैकग्राउंड में काम करो, मैंने रोका थोड़ी ना है। हाँ मैं अपनी तरफ से आपको बाद में करवाऊँ, आफ्टर 2 क्लासेस के बाद में शुरू करूँ, ठीक है। तो ओके। चलिए, आज का हमारा सेशन यही रहेगा। और अभी क्या टाइम हो गया, 10 बज रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद हमारा कल, कल क्या वार है, कल थर्सडे है ना, बुधवार है। थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। हमारा जो एक नेक्स्ट सेशन मैं सोच रहा हूँ लेने का, वो सेशन हमारा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा सेशन तो एक्चुअल में फ्राइडे को होना है, MWF ने आपको बोला हुआ है, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, आई विल गो टू जैन, जो जैन जाना है उसी के लिए मुझे ट्रेन बोर्ड करनी है। चलिए मैं आपको टाइम बताता हूँ, हम क्लास कोशिश करेंगे रखेंगे जरूर,
ठीक है, वो टाइम मैं आपको कंफर्म करता हूँ, क्योंकि वो बीच में अदरवाइज वो गैप आ जाएगा। ठीक है, तो हम फ्राइडे को थोड़ा अर्ली हो सकता है, तो आप प्लीज बी रेडी टू बोर्ड अर्ली। ठीक है, नो इश्यू सर। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा मैं, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा, लेकिन हम कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी करूँ। ठीक है, 7 बजे रख दीजिए सर। आप कितने, हाँ मैं कोशिश करता हूँ, मतलब जो भी टाइमिंग रहेगा ना, मैं कोशिश ये करूंगा चाहे हमारा कम ड्यूरेशन क्लास हो, लेकिन क्लास जरूर हो, क्योंकि वो क्लास का ना वो फ्लो फिर बना रहेगा। मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट समझा दूंगा, तो आपका वो फ्लो जो है कंसेप्ट के टॉपिक के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं परसों। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम।